मुझे 3 साल की उम्र में प्रतिभाशाली माना गया, 10 साल में सबसे बड़ा हत्यारा बना, 20 साल में इंसानी हदें पार कर ली, 40 साल में अकेले ही मॉन्स्टर्स का सफाया करके इंसानों की रक्षा की और दुनिया को शांति की ओर ले गया। पर जब मैं सम्मान के साथ वापस लौटा तो मेरे अपने ही लोगों ने मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी शानदार जिंदगी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। जब मैंने फिर आंखें खोली तो देखा कि मैं बचपन में वापस आ गया हूँ। पर सामने एक जानी पहचानी शख्स मेरी तरफ बढ़ रहा था। उसने मुझे घूरा, उसकी ठंडी नजरों में साफ खून की प्यास दिख रही थी। जब मैं हिला भी नहीं तो उसने खुश होकर कहा, यहाँ एक और शांत कचरा पड़ा है। फिर अपने आदमियों से कहा कि इन सभी बच्चों को ब्लेड क्रेडल में ले जाओ। उस चेहरे को देखकर मेरे अंदर खून खौल उठा। ये तो युगों की जवानी की शक्ल थी। क्या मैं सचमुच बचपन में लौट आया हूँ? शायद ऊपर वाले को मेरे साथ हुए अन्याय पर तरस आ गया और उन्होंने मुझे दूसरा मौका दिया। इस बार मैं इस दुनिया से बास्करविल खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। पर अभी मैं एक बच्चा हूँ, कुछ कर नहीं सकता। हाँ, ब्लेड क्रेडल मेरी ताकत बढ़ाने का अच्छा मौका है। अभी मुझे अपनी काबिलियत बढ़ानी होगी। हर बास्करविल बच्चे को ये आजमाइश देनी पड़ती है। नवजात शिशुओं को नाइटमेयर फॉरेस्ट के ब्लेड क्रेडल में छोड़ दिया जाता है। उन्हें तलवारों से भरे रास्ते पर रेंगकर दूसरी तरफ स्टाइक्स रिवर के पानी में नहाना पड़ता है। कहते हैं ये पानी बच्चे के शरीर को फौलाद जैसा मजबूत बना देता है। पर इसका फायदा सिर्फ कुछ बच्चे ही उठा पाते हैं। पिछली जिंदगी में एक गैर कानूनी बच्चा होने के कारण मुझे धक्के मारकर पीछे कर दिया गया था और मैं ये ताकत हासिल नहीं कर पाया था। पर इस बार दोबारा जन्म लेकर आया हूं। मैं सबसे पहले पहुंचूंगा और अकेला ही पूरी ताकत सोख लूंगा। मैंने अचानक ही लक्ष्य तक पहुंचकर सबको हैरान कर दिया और स्टाइक्स रिवर में कूद गया। पानी मेरे घावों में समा रहा था। दर्द नहीं हो रहा था, बल्कि लगातार नई ताकत आ रही थी। बस कुछ मिनटों में ही ऐसा असर, अगर सारी एनर्जी सोख लूं तो उन कानूनी बच्चों को मीलों पीछे छोड़ दूंगा। ज्यादा तेजी से ताकत लेने के लिए मैंने मुंह खोलकर कई लीटर पानी पी लिया। मैं डूबने लगा, पर पिछली जिंदगी के अन्याय को याद करके आखिरी पल तक पानी से बाहर नहीं निकला। किनारे पर मेरे पिता के सेवक ने बताया कि 30 मिनट हो गए हैं। पिता ने संत जैसी मुस्कान दिखाते हुए कहा कि बास्करविल खानदान में शायद सदियों का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली बच्चा पैदा हुआ है। पर नौकर घबरा गए। बुसी उला बराए गुरंया रहा है। उन्हें डर था कि इतनी देर पानी में रहने से मैं डूब जाऊंगा। उन्होंने मुझे बाहर निकालने की गुजारिश की। आखिरकार पिता ने कहा, बस बाहर आ जा। पर मैं नहीं निकला तो उन्होंने मुझे जबरन बाहर खींच लिया। मुझे देखकर वो हैरान रह गए। तुमने सिर्फ पानी में नहीं डुबकी लगाई, बल्कि बहुत सारा पानी पी भी लिया, यहाँ तक कि तुम्हारे दांत भी निकल आए हैं। पिता के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बेशक तुम मेरे ही बेटे हो, युगों के बेटे। दम घुटने के आखिरी पल तक भी तुमने पूरी ताकत सोख ली। शायद तुम हमारे खानदान को नई बुलंदियों पर ले जाओगे। हाँ, मेरा लक्ष्य भी खानदान के लिए ही है, पर वो है इसे हमेशा के लिए खत्म करना। जब मैं फिर जागा तो नर्सरी में था। एक नौकरानी एक पैकेट लेकर चुपके से मेरे पास आई। वो बुदबुदा रही थी, मालकिन ने इसे यहाँ क्यों भेजा है? एक गैर कानूनी बच्चे को तोहफा देने वाला कोई नहीं होता। लगता है मेरी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन देखकर किसी को मेरी चिंता सताने लगी है। वो मुझे जल्द से जल्द मार देना चाहते हैं। अचानक पैकेट खुल गया और उसमें से 2 जहरीले सांप निकले। मुझे मारने के लिए इतने दुर्लभ सांप लाए गए हैं। अगर पिछली जिंदगी का बच्चा होता तो शायद मर जाता, पर दोबारा जन्मा हूं। मैं इन छोटी मोटी चीजों के आगे कैसे हार सकता हूं? चलो स्टाइक्स रिवर से मिली नई ताकत आजमाते हैं। मैंने जल्दी से हमला किया और सांपों की गर्दन मजबूती से पकड़ ली। फिर स्टाइक्स रिवर से निकले अपने फौलादी दांत दिखाए। उस पल बास्करविल खानदान को तबाह करने का मेरा इरादा और पक्का हो गया। अगली सुबह सभी नौकर नर्सरी का दृश्य देखकर सन्न रह गए। नींद में सोते हुए मेरे आसपास सांपों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। साफ था कि कल की लड़ाई एक तरफा थी। उस दिन के बाद रात की पारी के सभी नौकरों को मौत की सजा दे दी गई। पर सांप कहां से आए इसका पता नहीं चल पाया। सिर्फ मैं ही हूं जो इस साजिश के पीछे की सच्चाई जानता हूं। 8 साल बीत गए। अब मैं पढ़ाई के दौर में हूं। पिछली जिंदगी के प्रतिभाशाली दिमाग की बदौलत ये पाठ्यक्रम मेरे लिए बहुत आसान है। पर जब मैंने सुना कि इस समय यानी 32 साल पहले मेरे पिता पहले से ही स्वॉर्ड मास्टर हैं, तो थोड़ा दबाव महसूस हुआ। पर 2 जन्मों की याददाश्त होने के कारण कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से पहले ही मैं अपनी पिछली क्षमता हासिल कर लूंगा। हालांकि मैं शांत रहता हूं, पर मेरे बारे में कहानियां इतनी फैल गई हैं कि बहुत से लोग यकीन नहीं करते। कक्षा के बाद 3 लड़कों ने मुझे एक कोने में धकेल दिया। ये तीनों आगे चलकर बास्करविल ट्राइडेंट के नाम से मशहूर होंगे। ये वही हैं जिन्होंने मुझ पर मॉन्स्टर्स से मिली भगत का झूठा आरोप लगाया था। अगर इन्हें 10 साल और बढ़ने दिया जाए तो ये बहुत बड़ी परेशानी बनेंगे, इसलिए इन्हें अभी खत्म कर देना चाहिए। अचानक सबसे बड़े ने चाकू निकालकर मेरी तरफ तान दिया। सुना है तुम स्टाइक्स रिवर में 30 मिनट तक रहे। हम तीनों भाई इस पर यकीन नहीं करते। हम खुद परखना चाहते हैं। फिर दूसरे ने मेरे मुंह को पीछे से दबा लिया। अगर तुम हमारे पकड़ में रहकर 10 मिनट तक सांस रोक सको तो हम तुम्हें जाने देंगे। कहते हैं बच्चों के तरीके ज्यादा क्रूर होते हैं। सच है। चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं। 1 मिनट गुजरा, 5 मिनट, 12 मिनट। आखिरकार उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत शख्स को चुनौती दे दी है। उन्होंने मुझे छोड़ने के बारे में बात करना शुरू कर दिया। पर
भगवान को बुलाना आसान है, विदा करना मुश्किल। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने कैसे दे सकता हूँ? मैंने जल्दी से दूसरे लड़के की 10 उंगलियां काट ली, फिर डरावनी नजरों से उन्हें देखते हुए कहा, क्या मेरी काबिलियत देखनी चाहते थे ना? बड़े भाई ने अपने छोटे भाई की उंगलियां कटी देखी तो उसने चाकू उठाकर मेरे गाल पर वार किया, पर मैंने बिल्कुल भी नहीं हटा। चलो उन्हें स्टाइक्स रिवर से मिले मेरे फौलादी शरीर का मजा चखाता हूँ। मेरी आंखों में लाल रंग चमक उठा। चलो अच्छी तरह खेलते हैं। मैंने जोरदार मुक्का बड़े भाई के चेहरे पर मारा। तीसरा भाई देखकर भी कुछ नहीं कर पाया। मैंने उसे जोरदार लात मारकर गिरा दिया। तीनों लड़के लड़ने लायक नहीं बचे। मैंने जमीन पर पड़ा चाकू उठाकर उनके सामने फेंक दिया। मैं तुम्हें एक बार सुधरने का मौका देता हूँ, पर सिर्फ एक ही व्यक्ति यहाँ से जीवित जा सकता है। कौन जाएगा ये तुम्हें खुद तय करना है। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर शुरू हुई एक भयानक आपसी लड़ाई। उस दिन के बाद बास्करविल ट्राइडेंट नाम की कोई चीज नहीं रही। उसी समय बास्करविल हवेली के स्टडी रूम में हेड बटलर खानदान के मुखिया को हालिया घटनाओं के बारे में रिपोर्ट दे रहा था। उसने हर प्रतियोगिता में मेरे आसानी से पहला स्थान पाने की भी रिपोर्ट दी, पर जब 3 दिन बाद की फील्ड टेस्ट की बात आई तो उसने तीनों जुड़वा भाइयों के साथ मेरी लड़ाई का जिक्र किया। शारीरिक चोटें तो भर गई हैं, पर दिमागी रूप से उन पर स्थायी निशान पड़ गए हैं। अब से वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं। मुखिया ने मेरे कम उम्र में तीनों को हरा देने पर हैरानी जताई। जल्द ही मुझे स्टडी रूम में बुलाया गया। मुखिया ने झूठ बोलने की जरूरत नहीं समझी। सीधे पूछा, क्या तुम्हारे तीनों भाइयों के अपंग होने में तुम्हारा कोई हाथ है? मुखिया के सीधे सवाल का जवाब भी मैंने सीधा ही दिया, हाँ है, पर मैंने सुना है कि उनका इलाज हो गया है और वो ठीक हो गए हैं। वो अलग अलग तो कमजोर हैं, पर वो 3 जुड़वा भाई हैं। उन्होंने 3-in-1 की ट्रेनिंग ली है, इसलिए अपने स्तर के लड़ाकों में बहुत मजबूत हैं। वो मेरे प्रमुख उम्मीदवार हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ये काम गलत था? पर स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। पिताजी, क्या आपको नहीं लगता कि भाइयों को चोट पहुंचाने के लिए तुम्हें पश्चाताप करना चाहिए? इस जवाब को सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। मैं अकेले ही तीनों को हरा सकता हूँ। इससे साबित होता है कि मैं ज्यादा मजबूत हूँ। जब दुनिया ताकतवर का हुक्म मानती है तो क्या ताकतवर गलत हो सकता है? अगर आप पहले मेरे भाइयों को बुलाते और वो कहते कि मुझे माफ कर दो, तो क्या फिर भी आपको लगता कि मैं दोषी हूँ? मुझे लगता है माफी सिर्फ कमजोर लोगों का बहाना है जब वो बदला नहीं ले सकते। ताकतवर का शासन कमजोरी ही अपराध है। पिता मेरे जवाब से खुश हो गए। लगता है तुमने बास्करविल के हाउस रूल्स अच्छी तरह समझ लिए हैं। इनाम के तौर पर मैं तुम्हें फूड स्टोर से अपनी मनपसंद मिठाई लेने की इजाजत देता हूँ। मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर निकलने वाला था, पिता ने कहा, 3 दिन बाद की फील्ड टेस्ट में अपने बड़े भाई से हारना मत। साफ था कि एक गैर कानूनी बच्चा होने के नाते मुखिया की नजरों में मेरी कीमत अभी भी कम है। फूड स्टोर के अंदर हेड बटलर ने जाना कि मुझे चॉकलेट चाहिए, तो वो मुझे चॉकलेट की अलमारियों के पास ले गया। उसने डींग हाँकी, ये बेहतरीन चॉकलेट है, सिर्फ अमीर लोग ही खा सकते हैं, आम लोगों को नसीब नहीं। पर मेरे अगले शब्दों ने वहां मौजूद सभी को हैरान कर दिया। मुझे बिना प्रोसेस किया हुआ कोको बीन्स या कॉफी बीन्स चाहिए, जिसकी महक सबसे तेज हो। हेड बटलर नहीं समझ पाया कि मुझे बिना प्रोसेस किए बीन्स क्यों चाहिए। फिर भी उसने रसोइये को आदेश दिया कि सबसे तेज महक वाली किस्म ले आओ। ये ब्लड बीन्स हैं। एक बीन से 100 लीटर चॉकलेट बन सकती है। जब मैंने छका तो वो बहुत कड़वी थी। ये बिना प्रोसेस किया बीन बिल्कुल नहीं खाया जा सकता। पीछे खड़े रसोइये ने मेरा मुंह बिगड़ता देखा। क्या आपको इसे प्रोसेस करके आपके कमरे में भेजना चाहिए? मैंने तुरंत मना कर दिया। मैं ये चीज खाने के लिए नहीं ले रहा हूँ। ये तो 3 दिन बाद की फील्ड टेस्ट में मददगार होगी। इन ब्लड बीन्स से मैं मॉन्स्टर्स का शिकार करूंगा और उस दिन जो होगा वो बास्करविल के इतिहास में अभूतपूर्व घटना होगी। 3 दिन बाद फील्ड टेस्ट के मैदान में चीफ इंस्ट्रक्टर पावलोव ने नियम समझाए। इस बार के नियम सीधे हैं, बस 2 हैं। स्कारलेट ब्लैक लैंड में 1 महीने तक जिंदा रहो और ताकतवर मॉन्स्टर पकड़ो। जिंदा बचे तो 10 अंक, बिना चोट के बचे तो 30 अंक, अकेले बचे तो 50 अंक, मॉन्स्टर पकड़कर बचे तो 70 अंक। दूसरों के बैज छीनने पर अलग से अंक मिलेंगे। फिर पावलोव ने स्कारलेट ब्लैक लैंड के प्रतिबंधित इलाके रेड फेदर ब्लैक माउंटेन्स का जिक्र किया। उसने सलाह दी कि सभी बच्चे सुरक्षित इलाके में ही रहें। रेड फेदर ब्लैक माउंटेन्स का नाम सुनकर मैं उत्साहित हो उठा। बहुत दिनों बाद वहां जा रहा हूं। इंस्ट्रक्टर के घंटी बजाते ही टेस्ट शुरू हो गया। कुछ बच्चे पिछले साल के अच्छे इलाकों की ओर भागे तो कुछ दूसरों के पीछे लग गए ताकि उनके अंक छीन सकें। मैंने पिछली जिंदगी का अनुभव इस्तेमाल करते हुए अपने घर के आंगन की तरह चलना शुरू किया। प्रतिबंधित इलाके की सीमा के पास मुझे एक शानदार जगह मिल गई। वहीं हर बच्चे की सुरक्षा के लिए एक इंस्ट्रक्टर चुपके से उसके पीछे लगा दिया जाता है। मेरे पीछे लगे इंस्ट्रक्टर को मशहूर प्रतिभा की असली ताकत देखने की उम्मीद थी, पर जब दूसरे बच्चे मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहे थे, मैं सिर्फ सूरज निकलने पर बैठता और डूबने पर सो जाता। मेरे इस व्यवहार ने इंस्ट्रक्टर को हैरान कर दिया। उसे शक होने लगा कि मैं यहाँ आखिर कर क्या रहा हूँ और क्या मेरी प्रतिभा की अफवाहें सच हैं या झूठ। वो नहीं जानता था कि ये सब मेरी नकली दिखावा है। मुझे कुछ देर तक देखने के बाद उसने सोचा कि मैं बस आराम कर रहा हूँ और ये बहुत उबाऊ है। उसने सोचा कि मैं यहीं रहूंगा और मुझे सुरक्षा की जरूरत नहीं है, इसलिए वो चला गया। जैसे ही निगरानी करने वाला चला गया, मैंने तुरंत एक पैकेट निकाला और उसमें ब्लड बीन्स डाल दिए। ये तरीका, खून की महक को छुपाने के लिए ब्लड बीन्स का इस्तेमाल करना, मुझे पिछली जिंदगी में मेरे एक साथी ने बताया था। फिर मैंने आसपास सैकड़ों जाल बिछा दिए। अब शिकार असली मतलब में शुरू हो सकता था। मैंने एक कदम बढ़ाया,
और स्कारलेट ब्लैक लैंड के प्रतिबंधित इलाके में चला गया। आसपास की टहनियों से जली हुई महक आ रही थी। मुझे यकीन हो गया कि मुझे जो चीज चाहिए वो यही है। तभी मेरी नजर जमीन पर पड़ी एक बड़ी सी गोबर जैसी चीज पर गई। इतनी बड़ी गोबर सिर्फ एक ही तरह के जानवर की हो सकती है। खतरे के स्तर B+ वाली हेल हाउंड। यही मेरा लक्ष्य था। 8 साल के बच्चे का सामना हेल फायर फेंकने वाली कुतिया से होना चाहिए था। ये तो एक तरफा मारपीट होनी चाहिए थी, पर मेरे पास 2 जन्मों की याददाश्त थी। कुछ देर पहले इस फील्ड टेस्ट में पहला स्थान पाने के लिए मैं रेड फेदर ब्लैक माउंटेन्स आया था ताकि हेल हाउंड का शिकार कर सकूं। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिससे इंस्ट्रक्टर भी आसानी से नहीं भिड़ते। इसका सिर काट कर ले जाने से इस टेस्ट में पहला स्थान पक्का हो जाएगा। पिछली जिंदगी में 18 साल की उम्र में भी मैं अकेला इसे नहीं हरा पाया था, पर अब सिर्फ 8 साल का होने के बावजूद मुझे जरा भी डर नहीं है, क्योंकि मुझे हेल हाउंड की 3 जानलेवा कमजोरियां पता है। पहली कमजोरी, वो सिर्फ सीधी रेखा में भाग सकती है, अचानक मुड़ने में उसे दिक्कत होती है। मैं इस बात का फायदा उठाकर उसकी ताकत खत्म कर दूंगा। दूसरी कमजोरी, हेल हाउंड को पानी से डर लगता है। पानी चाहे कम हो या ज्यादा, पानी देखते ही वो उससे दूर भागती है। इससे उसकी रफ्तार कम हो जाएगी और वो सीमित हो जाएगी। तीसरी और सबसे बड़ी कमजोरी, कुत्ते की नस्ल के सभी जानवरों के लिए चॉकलेट जहर की तरह काम करती है। बस उसे मुंह खोलने के लिए मजबूर करो और मैं अपने ब्लड बीन्स उसके मुंह में डाल दूंगा। सभी कुत्ते की नस्ल के जानवर शिकार को दबोचने के लिए पहले मुंह खोलते हैं। मैं उसी पल का फायदा उठाकर ब्लड बीन्स उसके मुंह में डाल दूंगा। फिर बस जहर का असर होने का इंतजार करना है। आखिरकार एक बीन से 100 लीटर चॉकलेट बनती है, तो असर कितना तेज होगा समझ सकते हो। लगता है नर्क से आई ये कुतिया भी चॉकलेट के आगे हार गई। पर हेल हाउंड आखिरकार B+ लेवल का मॉन्स्टर है। इसकी शारीरिक बनावट भी अलग है। इसकी मजबूत पसलियां दिल की हमेशा रक्षा करती हैं, पर इसे खत्म करने का एक ही तरीका है, नीचे से हमला करो और कमर पर वार करो। अचानक मॉन्स्टर के घाव से एक नीली रोशनी निकली। ये वो ऊर्जा है जो मॉन्स्टर को मारने से मिलती है, जिससे इंसान की ताकत तेजी से बढ़ती है और शरीर मजबूत होता है। उस पल मैंने हाथ में छोटी तलवार घुमाई। पहले से हल्का लग रहा था। इस रफ्तार से कमिंग ऑफ एज सेरेमनी से पहले ही पिछली जिंदगी की पूरी ताकत हासिल कर लूंगा। ये बिल्कुल असंभव नहीं है। 8 साल के बच्चे ने B+ लेवल के खतरनाक मॉन्स्टर को मार डाला। ये सुनकर युगों का क्या हाल होगा। इस हेल हाउंड को देखते हुए इस फील्ड टेस्ट में पहला स्थान मेरा ही होगा, और पहले स्थान के इनाम के बारे में मैंने सोच भी लिया है। वो चीज है जिसके बारे में पिछली जिंदगी में मैं सोच भी नहीं सकता था। तभी मैंने पीछे किसी के पैरों के आने की आवाज सुनी। पीछे 4 और हेल हाउंड आ गई थी। शायद इन्होंने अपने साथी की चीख सुन ली थी और बदला लेने आई थी। मैंने तुरंत अपने पास पड़ी पहली कुतिया का सिर काटकर उन्हें दिखाया, ताकि वो समझ जाएं कि मैं वो नहीं हूं जिससे वो लड़ सकते हैं। मेरे इस काम को देखकर चारों कुतियों के चेहरे पर डर छा गया। वो सिर झुकाकर पीछे हटने लगी। तभी मुझे कुछ अजीब लगा। आखिरकार नर्क के कुत्ते भी जानलेवा शिकारी होते हैं। एक 8 साल के बच्चे को देखकर ऐसे बर्ताव नहीं करते। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक नर की बदबू फैलाता 3 सिर वाला कुत्ता खड़ा था। हेल का दरबान कुत्ता सर्बेरस, A ग्रेड का 3 सिर वाला मॉन्स्टर जो रेड फेदर ब्लैक माउंटेन्स की गहराइयों में रहता है, वो बाहरी इलाके में कैसे आ गया। अचानक मैंने देखा कि उसके शरीर से खून बह रहा है। गौर से देखा तो उस पर हर जगह तीर के निशान और घाव थे। इसे इतना घायल करने वाला तो बस वही लोग हो सकते हैं। उस वक्त मैंने अपने आप को संभाला। अगर मैं इस सर्बेरस का शिकार कर लेता तो मेरी पिछली जिंदगी की ताकत वापस पाने का रास्ता और करीब आ जाता। एक घायल A ग्रेड मॉन्स्टर के सामने अब मैंने अपनी पूरी ताकत छिपानी बंद कर दी। मेरी तलवार पर तुरंत एनर्जी की एक परत चढ़ गई। स्वॉर्ड मास्टर की कुशलता एक घायल दुश्मन से निपटने के लिए काफी थी, और मैंने सर्बेरस पर हमला बोल दिया। जब मुझे लगा कि ये वार उसके सिर पर जरूर लगेगा, तो सर्बेरस ने बिजली की रफ्तार से मेरे पास से जवाबी हमला कर दिया। खैर, मेरी प्रतिक्रिया करने की क्षमता पिछले जन्म जैसी ही थी। मैं पीछे हटकर उसके जोरदार हमले से बच गया। लगता है घायल होने के बावजूद उसकी लड़ने की क्षमता ज्यादा कम नहीं हुई थी। पिछले जन्म में मैं आसानी से सर्बेरस को कुचल देता था। इस जन्म में भी मैं ऐसा ही कर सकता था। जब मैं जोर लगाकर हमला करने वाला था, सर्बेरस ने भी मेरी चुनौती महसूस कर ली और उसने अपना अंधेरे जैसा बड़ा मुंह खोलकर लगातार गुर्राना शुरू कर दिया। अगले ही पल सर्बेरस ने अचानक हमला किया और मेरी तलवार उसके मुंह में चकनाचूर हो गई, और जब मैं सहम गया उसके विशाल पंजे ने मुझे दूर फेंक दिया। उस वक्त मुझे असली ताकत का अंतर समझ आया। सिर्फ 8 साल के शरीर से सर्बेरस को चुनौती देना अभी जल्दी था। भले ही मुझे स्टाइक्स रिवर से मिली स्टील जैसी मजबूत देह मिली थी, उसके हमले को सहने के बाद मेरे शरीर के अंदर के अंग लगभग टूट ही गए थे। खैर, स्टाइक्स रिवर से मिली स्टील जैसी देह की वजह से मैं उसके हमले को बमुश्किल झेल पाया। जैसे जैसे मॉन्स्टर करीब आ रहा था, मैं अपने दिमाग में बार बार दोहरा रहा था कि बेहोश नहीं होना है। अचानक सर्बेरस ने खून से लथपथ मुंह खोलकर मेरी ओर झपटा। मैंने तुरंत अपने घायल शरीर को संभालकर छलांग लगाई, नहीं तो मेरे पीछे का चबाया हुआ पेड़ शायद मैं होता। हालात को बिगड़ता देख मैंने पिछले जन्म की उस आखिरी चाल को याद किया जो जान बचाने के वक्त काम आती थी। लगता है अब उसे छिपाने का कोई मतलब नहीं, और वो चाल थी आखिरी इलाज, भाग जाना। अगर उसे चोट नहीं लगी होती तो शायद मैं उसके खाने का टुकड़ा बन गया होता। बर्बर जनजाति का शुक्रिया। अचानक मेरे सामने एक लोहे की जाली नजर आई। जब तक मैं पहले से बनाए गए परफेक्ट शिकार के जाल तक
पहुंच जाऊं, मुझे सरबेरस को हराने का मौका मिल जाएगा। जैसे ही पीछे का सरबेरस करीब आया, मैंने तुरंत छलांग लगाकर पहला जाल पार कर लिया, और जब मैं और मॉन्स्टर का खूनी मुंह आपस में टकराने वाले थे, आखिरकार वो जमीन पर गिरते ही जाल में फंस गया। उसके शरीर का वजन जाल की सतह को तोड़ने लगा और अनगिनत धारदार ब्लेड उसके शरीर को चीरते चले गए। स्वागत है ब्लेड क्रेडल में। ये जाल तो हेल हाउंड के लिए बनाया गया था, लेकिन हमें एक सरबेरस मिल गया। जल्दी ही उस पर लगे हेमलॉक पॉइजन ने काम करना शुरू कर दिया। मॉन्स्टर के दाएं और बाएं सिर सबसे पहले जहर के कारण मर गए। लगता है चॉकलेट वाकई सभी कुत्तों और उनकी तरह के जानवरों पर असर करती है। क्या ये इसलिए है क्योंकि वो उच्च स्तर का है, इसलिए मॉन्स्टर एकदम से नहीं गिरा? बीच वाला सिर अभी तक ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ था। मैंने एक लंबा भाला लिया और उस पर अपनी मैजिक एनर्जी जमा की। 100 मीटर दौड़कर अपनी पूरी ताकत लगाकर मैंने उसे फेंका, लेकिन जब वो सरबेरस के आखिरी सिर पर लगा तो वो उछलकर वापस आ गया। अंडरवर्ल्ड के राजा हेडीस के पालतू सरबेरस ने कभी ऐसी चुनौती नहीं देखी थी। उसने तुरंत अपने जख्मी शरीर को घसीटते हुए मेरी ओर कदम बढ़ाए और उसी समय मैंने दिल में गिनती शुरू कर दी। 1 कदम, 2 कदम। जब सरबेरस मेरे सामने आकर 7वां कदम रखा तो वो जहर के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा। लगता है ब्लडवर्म सांप की कहानी सच है। एक बार काट लिया जाए तो 7 कदम के अंदर जान चली जाती है। काश मैंने बचपन में थोड़ा सा छुपा रखा था और आज काम आ गया। सरबेरस की एनर्जी सोख लेने के बाद मैं इस बात को लेकर परेशान था कि एग्जामिनर को कैसे समझाऊं कि ए ग्रेड मॉन्स्टर मैंने मारा है। तभी मुझे एक और जरूरी बात याद आई। 3 सिर वाले कुत्ते की आदत होती है अपने इलाके की रखवाली करना। जाहिर है कि इसके आसपास कोई अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस है जिसकी वो रक्षा कर रहा था। अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में जरूर राज की खजाना छुपा होगा और साथ ही ताकतवर मॉन्स्टर भी वहां रहते होंगे। फिर मैंने सरबेरस और हेल हाउंड की बीट लेकर अपने शरीर पर मल ली ताकि अपनी खुशबू छिपा सकूं और स्कारलेट ब्लैक लैंड में सरबेरस के दबदबे का इस्तेमाल करके दूसरे मॉन्स्टर्स के हमले से बच सकूं। इसके बाद मैं सरबेरस के आने के रास्ते पर चल पड़ा और जल्दी ही गहराई में छुपे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस तक पहुंच गया। ये जगह मुझे पिछले जन्म से याद आई, लेकिन तब मैं 10 साल बाद आया था और तब तक अंदर का खजाना निकाला जा चुका था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। सड़ांत के पीछे मैजिक एनर्जी की महक छुपी है। जाहिर है अंदर की चीजें अभी भी हैं। मैं उत्सुक था कि आखिर वहां किस किस्म का खजाना मेरा इंतजार कर रहा है। जब लालची मॉन्स्टर राजा के शव से बनी डेमोनिक स्वॉर्ड आपके शरीर पर कब्जा कर ले, तो क्या आप उसके द्वारा निगल लिए जाएंगे या फिर डेमोनिक स्वॉर्ड को हराकर अपनी ताकत बढ़ा लेंगे? उस वक्त सरबेरस और हेल हाउंड की बीट से सना हुआ मैं टेलरस्टोन के निशानों का पीछा करते हुए गहराई में छुपे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस तक पहुंचा। जैसे जैसे मैं और अंदर गया, दीवारों पर हर जगह लाल रूबी की नसें दिखाई दे रही थीं। लगता है ये जगह रेड फेदर ब्लैक माउंटेन से जरूर जुड़ी है। लेकिन तभी गुफा की गहराई से मेरी ओर एक चमकदार रोशनी की किरण आई। अंधेरे में रहने वाली मेरी आंखें उस तेज रोशनी को एकदम से सह नहीं पाई। मैंने अंदाजा लगा लिया कि वही जगह अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस होगी। जैसा कि मैंने सोचा था, वहां एक मैजिक एनर्जी बिखेरता हुआ लाल रूबी पड़ा था। पता चला कि यह मैजिक एनर्जी से भरा लाल रूबी ही पूरे अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस को रोशन कर रहा था। जब मैंने चारों ओर देखा तो जमीन पर पड़ी एक लाश ने मेरा ध्यान खींचा। ये लाश देखने में ऐसी लग रही थी जैसे उसे चाकू से घायल किया गया हो। पूरे शरीर पर घाव और भूरे सूखे खून के निशान थे। लगता है कई साल पुरानी है। मैंने तुरंत जमीन पर पड़ा एक आखिरी खत उठाया। खत की लिखावट से पता चला कि ये शख्स भी बास्करविल खानदान से ताल्लुक रखता था। खत की शुरुआत में ही आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी दी गई थी कि उसकी गलती न दोहराए। उन्होंने किंवदंती वाले अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस के बारे में सुना जहां अनगिनत दुर्लभ खजाने थे। इसलिए वो और उसका भाई रेड फेदर ब्लैक माउंटेन्स की गहराइयों में खोज करने निकले और अचानक उन्हें ये बिना तल वाली गुफा मिल गई। उन्हें लगा कि शायद यही वो जगह है। यहाँ उन्होंने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, सारे मॉन्स्टर्स मार डाले और अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस पर कब्जा कर लिया। लेकिन खजाने तक पहुंचने की आखिरी चुनौती ने उन्हें पूरे 3 साल तक उलझाए रखा। आखिरकार 3 साल बाद एक दिन उन्हें एक नतीजा मिला। वो ये कि वो दोनों एक अंडे से जुड़वां थे। मां के पेट में वो एक इंसान गिने जाते थे। जब वो अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में आए तो वो वाकई 2 इंसान थे। तो इस खजाने को पाने के लिए दूसरे इंसान को खत्म करना जरूरी था। हालांकि उसने लड़ाई में अपने भाई को हरा दिया, लेकिन लाल रूबी में कोई बदलाव नहीं आया। अपने हाथों से मारे गए भाई को देखकर आखिरकार वो इस हकीकत को स्वीकार नहीं कर पाया। उसने खजाना छोड़ दिया और हकीकत से भागने का फैसला किया, क्योंकि उसे यकीन था कि ये अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस दानवों ने इंसानों का मजाक उड़ाने के लिए बनाया है। हाथ में पत्र पढ़कर मैं हैरान रह गया। अगर ये सच है तो अकेले आए मुझे तो परीक्षा में हिस्सा लेने का मौका भी नहीं मिलेगा। पिछले जन्म में ऐसा कोई अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस नहीं था जिसे मैं नहीं तोड़ सका। तभी मेरे पीछे की परछाई ने मुझे एक संकेत दिया और मेरे दिमाग में जवाब आ गया। मैंने तुरंत वेदी पर रखे लाल रूबी पर मुक्का मारा। जिस रास्ते से मैं अंदर आया था उसमें एक भी रोशनी नहीं थी, यानी एक इंसान। जब मैं मुख्य हॉल में पहुंचा तो रूबी की रोशनी ने मेरी परछाई बना दी, यानी 2 इंसान। तो बस रूबी को तोड़कर हॉल को फिर से अंधेरे में डालना था ताकि सिर्फ एक इंसान बचे। टूटा
टूटा हुआ रूबी धीरे धीरे ऊपर उठा और उसमें से जो चीज निकली वो थी किंवदंती वाली डेमोनिक स्वॉर्ड। पिछले जन्म में मैंने सिर्फ इसके बारे में सुना था। प्राचीन काल में 7 मॉन्स्टर्स आए जिन्होंने हर तरह का अत्याचार किया, जिससे दुनिया में हाहाकार मच गया। बड़ी तबाही रोकने के लिए 7 खानदानों के मुखिया आगे आए और हर एक ने एक मॉन्स्टर से लड़ाई की। बास्करविल खानदान के पहले मुखिया का सामना हुआ लालची मक्खी बेल्जेबब से। आखिरकार 81 दिनों की जंग के बाद उसे मार दिया गया और स्कर्विल इलाके में दफन कर दिया गया। ये डेमोनिक स्वॉर्ड उसी लालची मक्खी बेल्जेबब के शव से बनी थी। कहा जाता है कि ये स्वॉर्ड बाद में मॉन्स्टर्स के हाथ लग गई। मॉन्स्टर्स की जंग में कितने ही लोग मुसीबत में फंस गए, लेकिन इस जन्म में ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब ये मेरी है। अचानक डेमोनिक स्वॉर्ड एनर्जी बनकर मेरे दाएं हाथ में समा गई। फिर स्वॉर्ड की काया मेरे शरीर से ही बाहर निकल आई। साथ ही मैंने पूरे शरीर में ताकत महसूस की। क्या बात है, मॉन्स्टर के शव से बनी ये डेमोनिक स्वॉर्ड। अब से यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। चारों ओर देखने पर कोई और कीमती चीज नहीं मिली तो मैंने जाने की तैयारी की। तभी अचानक मेरे सिर में तेज चक्कर आया, या यूं कहूं कि भूख का एहसास हुआ। मेरा अंदाजा है कि ये इस कमबख्त डेमोनिक स्वॉर्ड की वजह से है। आखिरकार ये यहाँ सैकड़ों साल से भूखी थी। जब मैं बाहर निकला तो मुझे खाने की महक आई। क्या डेमोनिक स्वॉर्ड ने मेरी सूंघने की शक्ति बढ़ा दी? डेमोनिक स्वॉर्ड मुझे एक दिशा में तेजी से खींचने लगी। हाँ, सही था, उसे मेरे शिकार के बी ग्रेड हेल हाउंड की लाश मिल गई। स्वॉर्ड की धार तुरंत मॉन्स्टर के शरीर में घुस गई। जैसे जैसे वो एनर्जी सोख रही थी मेरे चक्कर भी कम हो रहे थे। क्या रेड फेदर ब्लैक माउंटेन्स के जंगल और मिट्टी की जान भी इसी वजह से गई थी? बी ग्रेड हेल हाउंड की एनर्जी सोखने के बाद मुझे उस कुत्ते का स्किल मिल गया, ब्लीड आउट। यहाँ तक कि सबसे छोटे घाव से भी दुश्मन का खून बहता रहेगा। और इसमें अभी 2 स्किल स्लॉट खाली थे। लगता है हर मॉन्स्टर की अपनी एक खास काबिलियत होती है और डेमोनिक स्वॉर्ड दूसरों के स्किल सोखकर अपना बना लेती है। तभी डेमोनिक स्वॉर्ड ने मुझे एक तरफ खींचा। असल में उसे बी ग्रेड हेल हाउंड काफी नहीं लगा। पास में पड़ी ए ग्रेड सर्बेरस की लाश उसे ज्यादा आकर्षित कर रही थी। इस रफ्तार से एनर्जी सोखते रहे तो फील्ड टेस्ट के लिए शिकार ही नहीं बचेंगे। मैंने गुस्से में कहा, मेरे शरीर में हो तो मेरी बात मानो। सर्बेरस की एनर्जी सोखने के बाद बचे हुए 2 स्लॉट भी भर गए। मिला सर्बेरस का स्किल फायर ईगोनी। हमला होने पर शरीर में आग जलने जैसा दर्द होगा जब तक मौत नहीं हो जाती। मैं सोचने लगा क्या सर्बेरस का लेवल ऊंचा होने से 2 स्किल मिले, लेकिन जब मैंने तीसरा स्किल देखा तो हैरान रह गया। एस ग्रेड ग्राउंड राइड का हाई स्पीड रिजनरेशन स्किल। पता चला सर्बेरस की लाश खा रहे चूहे की भी एनर्जी सोख ली गई थी। फील्ड टेस्ट का शिकार भी तैयार हो गया। अब आराम से टेस्ट खत्म होने का इंतजार करते हैं। पिछले जन्म में 30 साल की उम्र में मैं सिर्फ चौथे लेवल तक पहुंच पाया था। इस जन्म में 8 साल की उम्र में ही मैंने 5वां लेवल पार कर लिया। फील्ड टेस्ट खत्म होने के कुछ दिन बाद युवा शिकारी वापस लौटने लगे। हर कोई अपना अपना शिकार लाया, उसके साथ आकलन और इनाम भी मिलने लगे। लेकिन जब सबने मेरा शिकार देखा तो सभी हैरान रह गए। किसी ने सोचा नहीं था कि एक 8 साल का बच्चा ए ग्रेड मॉन्स्टर का शिकार कर सकता है। जल्दी ही ये बात मुखिया तक पहुंच गई। 8 साल की उम्र में वो 3 सिर वाला कुत्ता मार डाला, जिससे खानदान के गार्ड नाइट्स भी घबराते हैं। खानदान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मैनेजर भी हैरान था, इतना शक्तिशाली लड़का और सीधी लाइन से नहीं है। तभी मुखिया ने कहा, मैं पिछले मुखियाओं के कुत्ते पालने के तरीके को बदलना चाहता हूँ। खून की लाइन को इतना अहमियत मत दो, चाहे रॉयल खून हो या गुलाम का खून। अगर काबिलियत है तो उसे तराशो। अच्छे खून वाले कुत्ते में भी कुछ कमजोरियां होती हैं। क्या बीजील साहब ने मुखिया का स्वभाव ही बदल दिया है? उस वक्त मुझे मुखिया के स्टडी रूम में बुलाया गया। युगो फिर से सीधे मुद्दे पर आ गया। सुना है तुमने फील्ड टेस्ट में 3 सिर वाले कुत्ते सर्बेरस को मार डाला, ये कैसे हुआ? मैंने मासूमियत से कहा, पिछली बार पिताजी ने जो चॉकलेट दिया था उसी का कमाल है। सब जानते हैं चॉकलेट सभी कुत्तों के लिए जहर है। मेरे पास थोड़ी बची थी तभी मैं उसे मार पाया। जब मैनेजर ने तुमसे शिकार के बारे में पूछा तो तुमने सही जवाब क्यों नहीं दिया? युगो के सवाल के जवाब में मैंने चापलूसी की। वो मेरे मालिक नहीं है, मैं बास्करविल खानदान का हूँ। मैं सिर्फ मुखिया की आज्ञा मानता हूँ। मेरी चापलूसी देखकर युगो ने मेरी बात मान ली और मेरे शिकार के सारे मॉन्स्टर्स की लाशें मुझे इनाम में दे दी। साथ ही पहले नंबर का इनाम। मैं कोई एक चीज मांग सकता था, लेकिन मेरा जवाब सुनकर सभी चौंक गए। मैंने कहा, मैं खानदान के 10,000 नेम्स लाइब्रेरी में जाकर पढ़ना चाहता हूँ। मेरा जवाब सुनकर पिता का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। क्या तुम जानते हो कि ये लाइब्रेरी सिर्फ मुखिया और उनके सीधे वारिस ही इस्तेमाल कर सकते हैं? मैंने कहा, अगर अनुमति नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन दिल में मैं सोच रहा था कि कैसे अंदर घुसा जाए। तभी युगो की बात ने मुझे हैरान कर दिया। ठीक है, तुम जा सकते हो और तुम लाइब्रेरी के अंदरूनी हिस्से में भी जा सकते हो। वहाँ बास्करविल खानदान की 6ठी स्वॉर्ड आर्ट की किताबें हैं। उस पल मुझे शक हुआ कि क्या दोबारा जन्म लेने से इंसान की किस्मत भी बदल सकती है। पिछले जन्म में जिसके नाम में गैर कानूनी था, वो ज्यादा से ज्यादा 4थी स्वॉर्ड आर्ट तक ही सीख पाता था, लेकिन अब भी खुश होने की जरूरत नहीं। फिलहाल पिता का स्तर 7वीं आर्ट तक पहुंच चुका है और जब मुझे फांसी दी गई थी तब तक वो 9वीं आर्ट सीख चुके थे। इस जन्म में मैं उनसे आगे निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे एक भुलाई हुई स्वॉर्ड आर्ट की किताब का पता है। इसमें पहले मुखिया की स्वॉर्ड आर्ट की सारी जानकारी है। अगर मैं इसे पूरी तरह समझ लूं तो मैं सीधे 10वीं आर्ट तक पहुंच जाऊंगा। फिर मैं तुरंत 10,000 नेम्स लाइब्रेरी पहुंच गया। पिछले जन्म में मैं जिस स्वॉर्ड आर्ट को सीखने के लिए तरसता था, वो सारी किताबें यहाँ थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि कुत्ते अपने मालिकों के खिलाफ
खिलाफ न जाएं। उन्हें चौथी आर्ट से आगे कभी नहीं सिखाया जाता था और अब मेरे सामने वो किताब थी जिसे पिता ने मुझे पढ़ने के लिए कहा था, छठी स्वॉर्ड आर्ट। सोचा जा सकता है कि अगर मुझे ये छठी आर्ट वाली किताब पढ़ने दी गई तो शायद ये सोचकर कि एक 8 साल का बच्चा इसमें लिखी बातें समझ ही नहीं पाएगा, लेकिन तुमने मेरे बारे में गलत अंदाजा लगाया। पिछले जन्म में मैंने पहली से 40वीं आर्ट तक सब कुछ रट लिया था, इसलिए मैंने आगे के पन्ने छोड़कर सीधे पीछे के हिस्से पलटने शुरू कर दी। मेरा यहाँ आने का मकसद ये नहीं था। जल्दी ही मैंने 5वीं और छठी आर्ट के रहस्य समझ लिए और लाइब्रेरी के और गहरे हिस्से में चला गया। अचानक मेरी नजर एक छुपे हुए कोने में रखी किताब पर पड़ी, द हिडन एम्बुश। इसे बास्करविल खानदान के पहले मुखिया ने लिखा था। इसमें न सिर्फ पहली से 9वीं आर्ट तक के बुनियादी सिद्धांत दर्ज थे, बल्कि खो चुकी 10वीं आर्ट सीखने का तरीका भी था। लेकिन आज तक कोई भी इसे नहीं सीख पाया क्योंकि इसमें 7 पन्ने गायब थे। लेकिन आज मुझे इस किताब की असली कीमत पता है। पिछले जन्म में जब मैं रेड फेदर ब्लैक माउंटेन्स के पास कोई काम कर रहा था तो मुझे एक अंडरग्राउंड फोर्ट्रेस में अचानक एक कागज का टुकड़ा मिला। उसके बाद से पिता 10वीं आर्ट के पीछे पागल हो गए। बाकी के हिस्से ढूंढने और खुद को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने सारे शिकारी कुत्ते छोड़ दिए। पता चला कि बाकी के हिस्से 7 खानदानों में बटे हुए हैं, तो उन्होंने दूसरे खानदानों से जंग छेड़ दी। अनगिनत कुत्तों की जान जाने के बाद आखिरकार सारे गायब पन्ने इकट्ठे हो गए, लेकिन पागलपन की हालत में वो पूरी लाइब्रेरी छानने के बावजूद उस किताब को ढूंढ नहीं पाए जिससे ये पन्ने मेल खाते। उन्होंने अपना गुस्सा हम सब पर निकाला और मैंने कितने ही भाइयों को खो दिया। इस जन्म में मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा क्योंकि मुझे उन 7 पन्नों पर लिखी हर बात याद है। अब मैं हर किसी की चौथी आर्ट की हद को पार करके उस मुकाम तक पहुंच जाऊंगा जहां आज तक खानदान में कोई नहीं पहुंचा। जब मैं किताब में डूबा हुआ था तभी शाम हो गई। आखिरकार मैंने पूरी किताब याद कर ली। फिर मैंने आंखें बंद करके ध्यान लगाया। मेरा शरीर तुरंत सी ऑफ कॉर्पसेस में पहुंच गया। सामने एक दुश्मन का भ्रम प्रकट हुआ। मैंने तुरंत अपनी हथेली में मैजिक एनर्जी इकट्ठा किया और अपनी बाह को एक स्वॉर्ड में बदल लिया। फिर मैंने बास्करविल की पहली आर्ट का इस्तेमाल करते हुए सामने के दुश्मन पर हमला बोल दिया। उसके बाद तुरंत दूसरी आर्ट, तीसरी आर्ट और फिर चौथी आर्ट, फ्यूरियस स्लैश चार्ज। अब बारी थी खुद को पार करने की। 5वीं आर्ट। मैंने पिछले जन्म को याद किया, पिता का उदय, असली भाइयों का दबदबा, खानदान की सेवा में जान लगा देना, और फिर भी मुझे 5वीं आर्ट सीखने नहीं दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक गैर कानूनी संतान था। मैंने अपना शरीर आगे की ओर झोंक दिया। सामने का दुश्मन अचानक ह्यूगो बन गया। 2 जन्मों का गुस्सा एक ताकतवर हमले में बदल गया। मेरा हमला पल भर में ह्यूगो के शरीर को चीर गया। इस बार मैं तुम सबको चकनाचूर कर दूंगा। उसी के साथ मैं सी ऑफ कॉर्पसेस से बाहर आ गया। इसकी ताकत अभी भी कमजोर लग रही है। उस वक्त मैं एक बच्चे की तरह खुश था क्योंकि लगता था कि मैंने 5वीं आर्ट सीख ली है। अभी अभी मैंने 5वीं आर्ट का रहस्य समझ लिया था। उस पल मैं बेहद खुश था। मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरी मैजिक क्षमता बढ़ गई है। अगर मेरे पास पर्याप्त मैजिक है तो मैं पिछले जन्म की सबसे ऊंची स्थिति में वापस पहुंच सकता हूं, और साथ ही मैं एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट से बढ़कर एक लो लेवल स्वॉर्ड मास्टर बन गया। याद रखो, पिछले जन्म में ये मुकाम पाने में मुझे 30 साल लगे थे। इस जन्म में मैंने सिर्फ 8 साल की उम्र में ये कर दिखाया। अब मैं एक स्वॉर्ड एक्सपर्ट से बढ़कर लो लेवल मास्टर बन गया। मास्टर और एक्सपर्ट का स्तर पूरी तरह अलग होता है। जब ठोस प्रकाश की रिंग और घनी तरल में बदल जाती है तो स्वॉर्ड आर्ट को और आजादी से इस्तेमाल किया जा सकता है और ज्यादा ताकत दिखाई जा सकती है। पिछले जन्म में सीखी गई स्वॉर्ड आर्ट हालांकि मुझे कुछ देर के लिए ताकतवर बना देती थी, लेकिन उसकी कीमत मेरे शरीर को कमजोर करना था। द हिडन एम्बुश हमला और बचाव के बीच संतुलन बनाए रखती है और इसमें बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। अब मैं एक सर्वोच्च स्वॉर्ड मास्टर की भी 100% सफलता के साथ हत्या कर सकता हूं। अगर सीधी लड़ाई हो तो भी मेरी जीत की 50% संभावना है। अब सिर्फ एक ही सवाल है, ह्यूगो को कितनी ताकत दिखाऊं ताकि बाहरी दुनिया को शक न हो। इस तरह मेरे पास उन चीजों को वापस पाने के लिए पर्याप्त वक्त होगा। फिर मैंने अपनी जेब से पहले से तैयार आवर्धक कांच निकाला। प्रकाश को केंद्रित करने के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए मैंने द हिडन एम्बुश किताब को आग लगा दी। इस तरह इस दुनिया में सिर्फ मैं ही 10वीं आर्ट तक पहुंच पाऊंगा। जैसी उम्मीद थी, गार्डों को जलने की बदबू आते ही वो तुरंत ऊपर दौड़े आए। मैंने घबराहट में अपना सिर खुजलाते हुए समझाया कि मैंने गलती से एक बेकार किताब जला दी। ये सुनकर दोनों की जान में जान आई। अगर कोई अहम किताब जल गई होती तो उनकी 3 जन्मों की जान भी उसकी भरपाई नहीं कर पाती। लेकिन साथ ही दोनों गार्ड अपनी लापरवाही के लिए बार बार माफी मांगने लगे। गार्डों को इतना ईमानदार देखकर मैंने कहा कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और इसे राज रखूंगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये किताब पूरी लाइब्रेरी, यहाँ तक कि पूरे साम्राज्य की सबसे अहम किताब थी। दृश्य बदलता है। मैं पिता के स्टडी रूम में पहुंचा। पिता ने सीधे पूछा, लाइब्रेरी से क्या समझा? मैंने जवाब दिया, पढ़ने के बाद मेरे शरीर में गर्म और नुकीला लेकिन साथ ही नरम और चिपचिपा एहसास हो रहा है। पिता और मैनेजर मेरा जवाब सुनकर स्तब्ध रह गए। ये एहसास उन्हें बहुत अच्छी तरह पता था क्योंकि एक प्रतिभाशाली को भी लगातार अभ्यास करके 15 साल की उम्र तक जाकर ये स्तर मिलता है, लो लेवल स्वॉर्ड एक्सपर्ट। लेकिन अब ये सिर्फ एक 8 साल का बच्चा है और वो स्वॉर्ड फील्ड में कदम रख चुका है। लेकिन ये मेरी असली ताकत कैसे हो सकती है? मैं तो तुम्हें और बास्करविल खानदान को एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूँ। बास्करविल खानदान के ड्यूल फील्ड में पिता ने मेरे वर्तमान स्तर को जांचने के लिए सबसे सीधा तरीका अपनाया। उन्होंने मेरी एक लड़ाई तय कर दी।
उस वक्त मुकाबले के मैदान का लोहे का दरवाजा ऊपर उठा। दरवाजे के अंदर से गुर्राने की आवाज आने लगी। अंदर का मॉन्स्टर इतने कमजोर प्रतिद्वंद्वी से खुश नहीं लग रहा था। एक ऐसा चेहरा सामने आया जो 2.5 महीने से भूखा था। एक सी ग्रेड होगा। दर्शकों ने सांस रोक ली। आखिरकार एक 8 साल के बच्चे के लिए ये कोई आसान दुश्मन नहीं था। पिता ने मन से कहा, अगर जरूरत पड़ी तो गार्ड नाइट हस्तक्षेप करेंगे। पिता के शुरू कहते ही ओगर के शरीर की जंजीरें खोल दी गई। खून से बनी आंखें लाल हो गई, दांत पिसने लगे और 1 साल से न धुले मुंह की बदबू फैलने लगी। सामने के इंसानी बच्चे के प्रति ओगर में कोई दया नहीं थी। वो अपना शरीर उछालकर मेरी ओर हमला करने लगा, लेकिन मैं भी कोई आम बच्चा नहीं था। मैंने पहल करते हुए बिजली की रफ्तार से आगे बढ़कर उसकी एक बांह काट दी। शायद ओगर ने भी नहीं सोचा होगा कि सामने बच्चा इतना खतरनाक होगा। उसे कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला कि उसकी एक बांह कट गई है। मैंने जीत को और आगे बढ़ाते हुए ओगर के निचले हिस्से पर हमला किया। चोट खाए ओगर का संतुलन बिगड़ गया और वो जमीन पर जोर से गिर पड़ा। और चूंकि बी ग्रेड हेल हाउंड के ब्लीड आउट स्किल का असर था, ओगर के पास हाई स्पीड रिजनरेशन क्षमता होने के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी डरी हुई आंखों को देखकर लगता है मरते दम तक उसे समझ नहीं आया कि वो दोबारा ठीक क्यों नहीं हो पा रहा। मंच पर बैठे दर्शक और भी हैरान थे। बिना मैजिक के इस्तेमाल के एक सी ग्रेड ओगर को इस हालत में पहुंचा देना। तुम जानना चाहते थे कि मैंने लाइब्रेरी में क्या पाया? मैं तुम्हें बताता हूं। उस वक्त मैंने अपने हाथों से एक मुद्रा बनाई और स्वॉर्ड की धार पर लाल काले मैजिक की एक परत चढ़ गई। अभी अभी जमीन से उठा ओगर अचानक एक जानलेवा खतरे को महसूस करने लगा। मैं उसे प्रतिक्रिया देने का मौका कैसे देता? मैंने तुरंत एक बगल से काटने वाला वार किया जो सीधे उसके शरीर को चीर गया। इस बार पिता बिल्कुल नहीं बैठ पाए। मेरे शुरुआती प्रदर्शन से लेकर अब तक सी ग्रेड मॉन्स्टर को झटके से मारने तक मैं निस्संदेह 10,000 साल में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली था। सिर्फ 8 साल की उम्र में पहली स्वॉर्ड आर्ट समझ लेना। लेकिन इज्जत के प्यारे पिता अभी भी ये कहकर बात समझा रहे थे कि ओगर बहुत देर से भूखा था, इसलिए मैं आसानी से जीत गया। लेकिन मेरे अगले शब्दों ने उनकी उत्तेजना को और भी चरम पर पहुंचा दिया। क्या इस ओगर से भी ताकतवर कोई और शिकार है? मेरी बात सुनकर दर्शक दंग रह गए। मुझे लगा कि कुछ हद तक ताकत दिखाना बेहतर होगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो मेरी तरक्की को मान्यता मिल जाएगी। शायद मुझे किसी दूर के इलाके में भेज दिया जाए या किसी स्कूल में दाखिला मिल जाए। इस तरह मैं युगों से अलग हो जाऊंगा। लेकिन पिता बहुत उत्साहित थे। लगता था कि सी ग्रेड ओगर से उनके बेटे की असली ताकत का पता नहीं चला। उन्होंने मैनेजर से पूछा, आधे महीने पहले बर्बर लोगों पर हमले के वक्त पकड़े गए प्रयोग वाले मॉन्स्टर अभी भी हैं क्या? एक खून का प्यासा बी ग्रेड ट्रॉल। वो निश्चित तौर पर मेरे बेटे के लिए सही प्रतिद्वंद्वी होगा। उस वक्त 10 मीटर लंबा काले पत्थर जैसी खाल वाला एक मॉन्स्टर धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगा। उसकी बाहें लोहे के गदा जैसी मजबूत और ताकतवर थीं, जो आसानी से किसी इंसान का सिर कुचल सकती थी। दर्शकों को ऐसा लगा जैसे उन पर कोई बड़ा खतरा आ गया हो और वो डर से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। इसके बावजूद मैं हमेशा की तरह शांत था। मैंने पिता से पूछा, क्या मैं शुरू कर सकता हूँ? मॉन्स्टर की जंजीरें खोलते ही लड़ाई शुरू हो गई। मैंने जंजीर खुलते ही पहल करने और उसे अचानक हमला करने की सोची, लेकिन ट्रॉल की प्रतिक्रिया तेज थी। उसने अपना बड़ा सा मुट्ठी बिजली की रफ्तार से मेरी ओर बढ़ते हुए पूरी ताकत से नीचे की ओर बढ़ाया। सच है, बी ग्रेड ट्रॉल की विस्फोटक ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए, लेकिन रफ्तार की कीमत पर मिली इस विस्फोटक ताकत का निशाना थोड़ा चूक गया। ट्रॉल ने देखा कि उसका पूरा जोरदार हमला खाली गया तो उसे गुस्सा आ गया। वो जमीन को बेतरतीब ढंग से पीटने लगा, लेकिन मैंने बार बार चतुराई से उसके हमले से बचना जारी रखा। ट्रॉल की ताकत खत्म होने के साथ साथ उसकी सांस फूलने लगी। अनजान दर्शकों को लगा कि मैं उसे थका देने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता था कि बी ग्रेड ट्रॉल के पास एक बेहद ताकतवर काबिलियत है, सुपर रिजनरेशन। अगर उसे जानलेवा चोट नहीं पहुंचाई गई तो कोई भी हमला बेकार होगा। इसीलिए ट्रॉल का शिकार करते वक्त एक सख्त योजना बनानी पड़ती है। उस वक्त भले ही मुझे उसकी जानलेवा कमजोरी मिल गई थी, लेकिन मैं एक और मुसीबत में फंस गया। अगर मैं अपनी छुपी हुई पूरी ताकत इस्तेमाल करता तो उसे आसानी से मार सकता था, लेकिन इससे पिता को शक हो सकता था। आखिर कितनी ताकत दिखाऊं कि ट्रॉल को झटके से मार दूं, लेकिन पिता को शक भी न हो। भले ही मैंने पूरी ताकत से पहली आर्ट का इस्तेमाल करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, लेकिन ट्रॉल के ठीक होने की क्षमता बहुत ज्यादा थी। उसका घाव तेजी से भरने लगा था। तभी मंच पर बैठे पिता ने मुझे याद दिलाया, अब खत्म कर सकते हो। लेकिन मेरी जोरदार चीख ने वहां मौजूद सभी लोगों और पिता का ध्यान खींचा। मैंने आखिरकार समझ लिया है, मैंने पिता से कहा। मैं इस ट्रॉल को झटके से मारने की कोशिश करूंगा। अगर फिर भी नाकाम रहा तो मैं हार मान लूंगा। मेरी आंखों में हत्यारी नजर आने लगी और साथ ही मैंने तेजी से अपनी मैजिक एनर्जी अपनी स्वॉर्ड की धार पर डालना शुरू कर दिया। अब मेरे अभिनय की परीक्षा का वक्त था। मुझे इस जानलेवा लड़ाई के दौरान दूसरी आर्ट समझने का नाटक करना था। मैंने बास्करविल खानदान की दूसरी आर्ट का इस्तेमाल करते हुए ट्रॉल को झटके से मार डाला। जैसा कि मैंने सोचा था, दूसरी आर्ट की ताकत ने ट्रॉल की मोटी चांदी की कवच को काट दिया और उसका सिर और धड़ अलग अलग हो गए। उस वक्त वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए, क्योंकि बास्करविल खानदान के पुराने रिवाज के मुताबिक एक बच्चा 18 साल की उम्र में पहली आर्ट में निपुण हो पाता है। लेकिन उस वक्त बास्करविल खानदान के इतिहास में पहली बार हुआ कि
कि एक 8 साल के बच्चे ने दूसरी आर्ट सीख ली थी। मैंने बस इतना कहा, ये सिर्फ भाग्य था, बस भाग्य। एक हफ्ते बाद बास्करविल के खाने के हॉल में मैं अपने सामने के खाने को घृणा से देख रहा था। 2 जन्मों से मुझे ये मिला जुला मांस का सूप पसंद नहीं आया। साथ ही मैंने अपने आसपास के लोगों में अजीब बदलाव देखा। ड्यूल फील्ड में बी ग्रेड ट्रॉल को मारने के बाद से हर कोई जानबूझकर मुझसे दूर रहने लगा था। लगता था जैसे मुझे देखकर उन्हें बी ग्रेड ट्रॉल से भी ज्यादा डर लगता हो। लेकिन युगो के हैरान चेहरे को देखकर मुझे खुशी हुई। अब तक मैंने जो ताकत दिखाई है वो एक मध्यम स्तर के स्वॉर्ड एक्सपर्ट की है, जो बास्करविल की दूसरी आर्ट दिखा सकता है। हालांकि मेरी असली ताकत एक लो लेवल स्वॉर्ड मास्टर की है, जो बास्करविल की 5वीं आर्ट दिखा सकता है। और अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड के साथ मैं एक हाई लेवल स्वॉर्ड मास्टर को भी झटके से मार सकता हूं। अचानक मुझे पीठ पर एक नजर महसूस हुई। मैंने मुड़कर देखा तो 3 इंसानों की परछाइयां दिखाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो ये तीनों बास्करविल की ट्राइडेंट थे। पिछले जन्म में उन्होंने मेरे साथ जो किया था उसे याद करते ही मेरे मन में गुस्सा और हत्या की इच्छा जाग उठी। मैंने कहा, क्या पिछली सीख काफी नहीं थी? लेकिन उनकी अगली बात सुनकर मुझे घृणा हो आई। तुमने ड्यूल फील्ड में ओगर और ट्रॉल को हराया, वो बहुत शानदार था। क्या हम तुम्हारे छोटे भाई बन सकते हैं? उस वक्त मुझे बस अपने शरीर पर रोंगटे खड़े होते महसूस हुए। पिछले जन्म को याद करते हुए जब उन्हीं की वजह से मेरी हत्या हुई थी तो मैं उन्हें तुरंत मार डालना चाहता था। लेकिन तभी अचानक मैनेजर ने मुझे ढूंढ निकाला और बताया कि पिता ने मुझे एक अहम बात के लिए बुलाया है। पहली मुलाकात में ही ये लड़की मेरी गोद में आना चाहती है। अभी अभी एक सुंदर और शानदार बग्घी बास्करविल खानदान के किले में आकर रुकी। बग्घी पर मोक कबीले के निशान वाला सफेद झंडा हवा में लहरा रहा था। दृश्य बदलता है। बास्करविल खानदान की सभा भवन में युगो एक दयालु चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति से बात कर रहे थे और ये शख्स था मोक खानदान का कार्यवाहक मुखिया एडोल्फ मोक। अगर बास्करविल खानदान हथियारी स्वॉर्ड आर्ट में माहिर है तो मोक खानदान पूरी तरह से मैजिशियन का खानदान है, क्योंकि सम्राट ने एक बार कहा था कि स्वॉर्ड आर्ट और मैजिक एक दूसरे के सहायक हैं। इसलिए बास्करविल खानदान और मोक खानदान ने आपसी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। ये प्रतियोगिता सिर्फ 8 से 15 साल के बच्चे ही जीत सकते हैं। ये दोनों खानदानों के बीच की उम्र की गतिविधि है जो एक अच्छे माहौल में होती है। लेकिन ये अच्छा वक्त ज्यादा दिन नहीं टिका। पहले दोनों खानदानों के बीच लाल रूबी की खान के मालिकाना हक को लेकर झगड़ा हुआ, जिसमें कितने ही लोग मारे गए। तब से दोनों खानदानों के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। इसलिए ये शांत दृश्य दरअसल दोनों के अपने गुस्से को दबाने का नतीजा था। तभी एडोल्फ ने पहल की। सुना है बास्करविल खानदान में 100 साल में एक बार आने वाला प्रतिभाशाली पैदा हुआ है। लेकिन युगो ने जब बाहरी के मुंह से अपने बेटे की तारीफ सुनी तो उनके चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। एडोल्फ, जो युगो को शर्मिंदा देखना चाहता था, ने कभी नहीं सोचा था कि इतने खतरनाक और सांप जैसे शख्स के चेहरे पर भी ऐसे भाव आ सकते हैं। तभी अचानक दरवाजा खुला और एक लाल बालों वाली वर्दी पहनी हुई लड़की अंदर आई। एडोल्फ ने परिचय दिया, ये मेरी भतीजी मुखिया रेस्पिन की बेटी है। ये हमारे खानदान की सबसे चमकदार प्रतिभाशाली लड़की केम है। लेकिन अचानक केम ने युगो से कहा, अंकल, तुम वही हो ना जिसने हमारी लाल रूबी की खान चुराई थी? तुम ये बेशर्म चोर, हमारी लाल रूबी की खान वापस कर दो। ये देखकर एडोल्फ ने दिखावे के लिए अपनी भतीजी को समझाया कि ऐसे नहीं बोलते। खैर, युगो गुस्सा नहीं हुए। उन्हें लगा कि ये सिर्फ एक बच्चे की बदतमीजी है। लेकिन ये नादान केम एडोल्फ की सलाह नहीं मानी और शिकायत करती रही। युगो की बात सुनकर उनका गुस्सा फूटने ही वाला था। ये देखकर एडोल्फ ने जल्दी से कहा, एक बच्चे पर इतना गुस्सा क्यों? क्या साम्राज्य का स्वॉर्ड मास्टर एक 8 साल की लड़की को डराना चाहता है? तभी एक वाक्य ने इस तनाव भरे माहौल को तोड़ दिया। क्या मोक खानदान के लोग नहीं जानते कि इंसान को लालच बहुत नहीं करना चाहिए? दरवाजा खुला और मैं मैनेजर के साथ अंदर आया। एडोल्फ ने मुझे देखकर मेरी काबिलियत का अंदाजा लगाना शुरू किया, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि उनकी भतीजी पहले ही अपनी सीट से उठ चुकी थी। केम ने मुझसे पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो बात कहने की? जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं पूरी तरह से अवाक रह गया, क्योंकि मेरे सामने खड़ी ये लड़की आने वाले 20 सालों में सबसे ताकतवर मैजिशियन बनने वाली थी। उसने अकेले ही सारे बर्बर लोगों का सफाया कर दिया था, सीमा पर लाशों की दीवार खड़ी कर दी थी और यहां तक कि राज परिवार को भी नियंत्रित कर लिया था। दुनिया उसे अथॉरिटी ऑफ फ्लेम के नाम से जानती थी। हालांकि वो सब एक दूर के भविष्य में होना था। अभी तो वो सिर्फ एक चिल्लाने वाली बच्ची ही थी। इसलिए मैंने उसका मजाक उड़ाया कि इतनी दूर से आकर सिर्फ गुस्सा दिखाने के लिए आया है। केम को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपने हाथों में आइस मैजिक इकट्ठा किया। पूरा हॉल ठंडक से भर गया। मुझे लगा था कि वो मेरे साथ अभ्यास करना चाहती है, लेकिन पता चला कि उसने दोनों खानदानों के इलाके का नक्शा बना दिया था। सब उसकी ओर देखने लगे। वो हमें बताना चाहती थी कि लाल रूबी मोक खानदान की क्यों है। दाईं तरफ मोक खानदान का इलाका है। साफ है कि पूरी खान दाईं ओर झुकी हुई है। खान तो मोक खानदान की ही होनी चाहिए। इसके अलावा खान का दरवाजा भी मोक की जमीन पर है। लेकिन तुम लोग जबरदस्ती कर रहे हो, खुदाई में रुकावट डाल रहे हो और हमारे किराए के प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो। मैंने उसे बताया, लाल रूबी हमारे लिए लोहे के कचरे से भी बदतर है। हमारा मकसद सिर्फ अपनी सीमा बढ़ाना है। केम ने सुना कि मैंने लाल रूबी को कचरे से भी बदतर कहा तो उसे बुरा लगा। उसने तय किया कि साफ दिखाएगी कि लाल रूबी की खुदाई का हक किसे है। उसने अपना हाथ बढ़ाकर बास्करविल के नक्शे पर रख दिया। ये देखकर मैंने
तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। हमारी जमीन पर जो भी चीज है वो हमारी है। लेकिन केम ने मेरी बात का गलत मतलब निकाल लिया। उसका चेहरा लाल हो गया। वो घबरा कर बोली, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी कैसे हो सकती हूँ? ये तो हास्यास्पद है। लेकिन अगले ही पल सबकी सांसें थम गई। मैंने अपनी पीठ से तेजी से एक डैगर निकाला और ठंडी आवाज में कहा, मेरा मतलब था तुम्हारी बाह अब मेरी है। हमारी सीमा में घुसने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ब्लेड उसे छूने वाला था, इस आरामदायक जिंदगी की लड़की ने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। वो तुरंत जोर से रोने लगी। लेकिन अचानक मुझे पीठ पर एक गहरी हत्या की इच्छा महसूस हुई। एडोल्फ खून से लाल आंखें किए मेरे पीछे खड़ा था। गुस्से में उसने मुझे चेतावनी दी कि मैं उसकी भतीजी से दूर रहूं। मैंने केम की कलाई छोड़ दी। केम तुरंत अपने चाचा के पास जाकर रोने लगी। एडोल्फ ने यूगो की ओर मुड़कर पूछा, ये क्या है? मैंने एडोल्फ को समझाया कि ये असली डैगर नहीं है, बल्कि खानदान के भाइयों के झगड़े का खिलौना है। मैंने एडोल्फ से माफी मांगी और कहा कि मैं सिर्फ केम के साथ मजाक कर रहा था, उसे रुलाने का इरादा नहीं था। तभी यूगो ने भी कहा, महोदय, क्या बच्चों की शरारत में बहुत दखल नहीं देना चाहिए? उन्होंने ये भी कहा कि लाल रूबी की खान के मामले में उनके पास एक योजना है जो शायद मोग खानदान को भी मंजूर हो, इसलिए हमें जल्दी से संयुक्त प्रशिक्षण प्रतियोगिता खत्म करनी चाहिए। तभी केम ने घोषणा की, प्रतियोगिता में मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। दृश्य बदलता है। बास्करविल के प्रतियोगिता स्थल पर कई दर्शक जमा हो चुके थे। रिवाज के मुताबिक 8 साल के बच्चों का सिर्फ मैजिक सेंसिटिविटी का टेस्ट होता है। 15 साल के बच्चों की असली लड़ाई पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन इस साल की संयुक्त प्रतियोगिता में सबकी नजरें कहीं और थी। मशहूर मैजिशियन खानदान की केम और ब्लडी स्वॉर्ड्स वाले बास्करविल खानदान के ह्यूगो, दोनों मुखियाओं के प्रस्ताव पर दोनों 8 साल के सुपरस्टारों की असली लड़ाई होगी। घंटी बजते ही संयुक्त प्रतियोगिता शुरू हो गई। केम ने कहा, मानसिक तैयारी कर लो, दीदी जब भी लड़ती है दया नहीं दिखाती। फिर उसने कुछ बुदबुदाया और अपनी छाती पर हाथ रखकर मैजिक रिएक्शन शुरू की। लेकिन उसका अगला कदम देखकर दर्शकों के होश उड़ गए। केम के चारों ओर एक साथ मैजिक रन दिखाई दिए, फायर रन, आइस रन और अर्थ रन, 4 मैजिक रन। एडोल्फ ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। उन्होंने बताया कि 15 साल का मैजिशियन भी एक एलिमेंट पर काबू पाने में मुश्किल महसूस करता है, लेकिन केम ने 8 साल की उम्र में ही 4 एलिमेंट सीख लिए हैं। साथ ही मंच पर खड़ी केम ने अपने हाथ से मैजिक रन, फायर रन और आइस रन को मेरी ओर तेजी से हमला करने के लिए भेजा। मैंने उसका मजाक उड़ाया, दिखावे की चीज है, एक मैजिक पर ध्यान देना बेहतर नहीं होगा। फिर मैंने अपनी चुस्त चाल से एक एक करके उसके हमले से बचना शुरू कर दिया। मैंने उनके घमंड को तोड़ दिया, जो सोचते थे कि कई मैजिक जानना ही प्रतिभाशाली होना है। केम ने देखा कि उसके सारे हमले आसानी से टाल दिए गए, तो उसने आखिरी हथियार अर्थ रन का इस्तेमाल किया। मंच पर अचानक एक अर्थ वॉल ऊपर उठी, लेकिन मैंने अपने मजबूत शरीर से सीधे वॉल को तोड़ दिया। वो मेरे हमले को रोक नहीं सकी। जब उस पर मेरा हमला हुआ तो उसके पास कोई मैजिक कास्ट करने का वक्त नहीं था। आखिरकार करीबी लड़ाई में मैजिशियन स्वॉर्डमैन का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने हार मान ली और आंखें बंद कर ली। काफी देर बाद भी कुछ नहीं हुआ तो उसने उत्सुकता से आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों के सामने एक ऐसा इशारा था जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। अगले ही पल केम मेरी एक उंगली के झटके से कई मीटर दूर जा गिरी। मंच पर बैठे एडोल्फ भी मेरे इस हरकत से हैरान रह गए। उस वक्त ताकत का अंतर साफ दिख रहा था, लेकिन केम ने हार नहीं मानी। उसने फिर से 2 अर्थ वॉल्स खड़ी कर दी। मैंने वॉल्स को देखकर सोचा, असल में इस स्तर का मैजिक इंसानी बुद्धि का अपमान है। बस घूमकर निकल जाना ही आसान हल होता। उसके अभिमान को ज्यादा चोट न पहुंचे, इसलिए मैंने एक बेहतरीन अभिनेता बनने का फैसला किया। मैंने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी ताकत को नियंत्रित करते हुए वॉल पर मुक्का मारा। दोनों वॉल्स मेरे एक मुक्के से एक छोटा सा छेद हो गए। फिर मैंने जोर बढ़ाना बंद किया और एक और उंगली का झटका देकर केम को जमीन पर गिरा दिया। मुझे लगा था कि दर्द देने से वो हार मान लेगी, लेकिन जब मैंने सतर्कता कम की तो उसने फिर से फायर मैजिक से मेरी ओर हमला कर दिया। हालांकि अब मैं 0.1 सेकंड में उसे मार सकता था, लेकिन ऐसा करने से बड़ी मुसीबत हो जाती। तभी पास के मंच पर एक हमले ने हमारा ध्यान खींचा। मेरे दिमाग में एक उपाय आया। जब मैं सोच में डूबा था तो केम और गुस्से में मेरी ओर बढ़ने लगी। जब सामने के मैजिशियन ने अपना सबसे ताकतवर हमला किया तो मैंने सही वक्त पर पीछे की ओर छलांग लगाकर केम के हमले से बचा और पीछे की ओर कूद गया। जब पास का फायर मैजिक फटा तो मैं तुरंत लेट गया और उसे याद दिलाया, डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल करना याद रखना। चमकदार फ्लेम्स ने केम का चेहरा रोशन कर दिया। अगले ही पल पूरा मैदान धमाके की रोशनी से भर गया। एडोल्फ भी हैरानी से उछलकर खड़े हो गए और चिल्लाए। मैदान के बाहर के दर्शकों ने कभी इतना ताकतवर हमला नहीं देखा था। एडोल्फ धमाके के केंद्र की ओर केम का नाम पुकारते रहे। धुएं से घिरा मंच साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन धुएं में खड़ी लड़की बहुत शर्मिंदा थी, क्योंकि मेरी चेतावनी के कारण केम ने डिफेंस मैजिक का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसे चोट नहीं आई, लेकिन उसके कपड़े झलकर सिर्फ जरूरी हिस्से बचे थे। अगर वो ऐसे ही लोगों के सामने आती तो पूरे खानदान में उसका मजाक उड़ता। मदद के लिए तरसती हुई वो वहीं खड़ी खड़ी रोने लगी। तभी अचानक एक कोट उसके ऊपर डाल दिया गया। उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने 8 पेट वाला एक सुंदर युवक खड़ा था। उस वक्त
उसके लाल बाल भी उसके शर्म से लाल हुए गालों को नहीं छिपा पा रहे थे। जब धुआं छोटा और मैदान पर दोनों सुरक्षित देखे गए तो एडोल्फ का दिल भी शांत हुआ। जब लोगों ने मुझे मैदान पर खड़ा देखा तो प्रतियोगिता का नतीजा साफ था। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मैं और पिता वापस जा रहे थे। ह्यूगो ने मुझसे पूछा कि केम के साथ लड़ाई का क्या नतीजा निकला। मैंने कहा, मुझे लगता है कि मैं इस गतिविधि का मकसद समझ गया हूं। हमें मैजिशियन से लड़कर उनके लड़ने के तरीके से वाकिफ होना चाहिए। लेकिन पिता ने मेरी आलोचना की। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई। जब कोई भी तुम्हारे लिए खतरा बने तो तुम्हें जवाब देना चाहिए। वॉरफील्ड में दया दिखाना बहुत बड़ी गलती है। उस वक्त मैं चौंक गया। पिछले जन्म के युगों के बारे में सोचा जो एक स्वार्थी और निर्दय इंसान थे। वो मेरी परवाह करने वाली बात कह रहे थे। तभी सम्राट ने मुझसे पूछा, तुम्हारे हिसाब से लाल रूबी की खान का मसला कैसे सुलझे? मेरा जवाब था, खान पर कंट्रोल छोड़ दो, नोडल खानदान को इसे संभालने दो, क्योंकि लाल रूबी की खान रेड फेदर ब्लैक माउंटेन्स की गहराई में है, जहां हमेशा मॉन्स्टर्स और बर्बर लोगों का कब्जा रहता है। जैसे ही नोडल खानदान को लाल रूबी की खान का हक मिलेगा, वो जरूर बहुत सारे लोग भेजेंगे। उस वक्त एक बड़ी लड़ाई टल नहीं सकती। हम बिना एक भी सिपाही खोए अपनी सीमा बढ़ा सकते हैं। देखा जा सकता था कि पिता मेरी योजना से बहुत खुश थे। हमारे विचार मिल गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये तो मैंने पिछले जन्म की याददाश्त के आधार पर उनसे पहले ही सुझा दिया था। जब हम मोड़ पर पहुंचे तो वहां युगो से लाल रूबी की खान के बारे में बात करने आ रहे एडोल्फ मिल गए। उस वक्त हमारी नजरें मिल गईं। केम अब भी मेरा दिया हुआ कोट पहने हुए एडोल्फ के पीछे छुपी हुई थी। जब उसने देखा कि मैं उसे देख रहा हूं तो उसके पहले से लाल गाल और ज्यादा शर्म से गुलाबी हो गए। दृश्य बदलता है। फ्रेस्को हॉल में एडोल्फ जानते थे कि बास्करविल की ताकत मोग खानदान से कहीं ज्यादा है। उन्होंने अपना रवैया पहले जैसा बदल दिया और लाल रूबी की खान के मसले को शांति से सुलझाने की बात कही। किराया तो बस एक छोटा हिस्सा था। इस बार उन्होंने शादी की पेशकश भी की। जब केम ने अपने चाचा के मुंह से शादी की बात सुनी तो उसके गाल तुरंत लाल हो गए। उसने अनजाने में तनाव से मेरी ओर देखा। फिर एडोल्फ ने कहना जारी रखा, बास्करविल खानदान के सबसे बड़े बेटे और मोग खानदान की सबसे बड़ी बेटी की शादी करवा दो। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी भतीजी की खूबसूरती और बुद्धिमत्ता दोनों काबिल है। लेकिन तभी युगो ने जोर देकर कहा, मेरा सबसे बड़ा बेटा अब 25 साल का है। क्या तुम्हें इस उम्र के अंतर का पता है? जब केम ने सुना कि बात मेरे बारे में नहीं बल्कि उससे 17 साल बड़े किसी और के बारे में है तो होश में आकर केम ने भी आवाज उठाकर मना कर दिया। उसने कहा कि वो कभी भी ऐसे शख्स से शादी नहीं करेगी जो उसकी मां से कमजोर हो। एडोल्फ ने देखा कि केम बहुत गुस्से में है तो मजाक में कहा, अगर तुम्हें अपनी मां से ताकतवर शख्स चाहिए तो तुम्हें पूरी जिंदगी अकेले ही गुजारनी पड़ेगी। उस वक्त युगो को थोड़ा बेसब्री हो रही थी। उन्होंने कहा, ये मोग खानदान नहीं है, यहाँ कोई तुम्हारी राजकुमारी वाली हरकतें नहीं सहेगा। केम ने कहा कि अगर उसकी सगाई होनी है तो उसकी उम्र के करीब और जिसकी ताकत को वो मानती हो उससे होगी। साथ ही वो शर्माते हुए दूसरी तरफ मुड़ गई और चुपके से मेरी ओर देखने लगी जो सीना ताने खड़ा था। एडोल्फ ने भी अपनी भतीजी के दिल की बात समझ ली। उन्होंने जल्दी से केम को रोकते हुए कहा कि मैं सिर्फ एक गैर कानूनी संतान हूँ और न तो अब और न ही भविष्य में मैं कभी कुछ बन पाऊंगा। उस वक्त युगो को अजीब लगा क्योंकि एडोल्फ की बात सुनकर उन्हें भी अचानक गुस्सा आने लगा था। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि यह मामला दरअसल दोनों की मर्जी पर निर्भर करता है और फैसला मुझ पर छोड़ दिया। उस वक्त शर्माती हुई केम की निगाहों में मेरे जवाब की उम्मीद साफ झलक रही थी। वो मेरे आखिरी फैसले का इंतजार कर रही थी। उस वक्त मैं गहरी सोच में पड़ गया। मैंने सोचा कि केम 20 साल बाद सबसे ताकतवर मैजिशियन बनेगी और राज परिवार को नियंत्रित करने की क्षमता भी रखती है। इसके अलावा उसमें सबका दिल जीत लेने वाली खूबसूरती भी है। अगर मुझे उसकी मदद मिल जाए तो बाद की बदला लेने की लड़ाई में वो एक ताकतवर सहयोगी साबित हो सकती है। मैंने तुरंत कहा कि मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूँ। मेरी हाँ सुनकर केम बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन एडोल्फ ने जोरदार विरोध जताया। इसके लिए उन्होंने तय किया कि वो खुद जांचेंगे कि क्या मैं उनके खानदान का दामाद बनने लायक हूँ या नहीं। साम्राज्य के सबसे ताकतवर मैजिशियंस में से एक एडोल्फ मॉग मेरे और केम के रिश्ते को रोकने के लिए अपने स्तर को नीचे करके 8 साल के मुझसे मुकाबला करने पर तुल गए। और अभी अभी मैंने दोनों खानदानों की शादी के फैसले से सहमति जताई थी। मेरी आने वाली पत्नी बेहद खुश नजर आ रही थी, लेकिन एडोल्फ मुझे एक गैर कानूनी संतान समझकर मेरे फैसले को नकार रहे थे। उन्हें लगता था कि यह सही फैसला नहीं है। वो कभी भी अपनी भतीजी की शादी एक कम हैसियत वाले गैर कानूनी बच्चे से नहीं करवाएंगे। उन्होंने युगो से पूछा कि क्या वो गलत शख्स को लेकर भ्रमित है। युगो ने समझाया कि बास्करविल खानदान में नाम और पद का कोई मतलब नहीं है। फिर उन्होंने मुझे 8 साल के इस बच्चे को गौर से देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझ में इतना आत्मविश्वास कहां से आया। उन्होंने कहा कि हर कोई उनकी शानदार भतीजी का पति बनने लायक नहीं होता। सगाई तो सिर्फ खानदानों के बीच एक जोड़ने वाली कड़ी है। उन्होंने मेरे कंधे को जोर से दबाते हुए पूछा कि मैं जवाब क्यों नहीं दे रहा हूं। उन्हें लगा कि मैं डर से सुन्न हो गया हूं। मैंने कहा, जब से आपने मुझे वो बहुत सही नहीं वाली बात बताई है तब से मैंने आपकी कोई बात सुनी ही नहीं है। युगो और केम ने ये सुनकर हैरानी जताई। एक छोटे बच्चे के मुंह से मजाक सुनकर एडोल्फ को लगा कि मैं बिना किसी डर के हूँ। उन्होंने युगो से कहा कि वो मेरी लड़ने की क्षमता आजमाना चाहते हैं। युगो ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या तुम साम्राज्य के सबसे ताकतवर मैजिशियन
एक 8 साल के बच्चे से लड़ोगे? एडोल्फ हंसते हुए बोले, ये वही बच्चा है जो मेरी भतीजी का पति बन सकता है। ये मोह खानदान के उपमुखिया का नहीं बल्कि एक चाचा का निवेदन है। एडोल्फ के बार बार अनुरोध करने पर यूगो ने आखिरकार उनके प्रस्ताव को मान लिया। मैंने देखा कि एडोल्फ इतने जिद्दी हैं तो मैंने सोचा तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होने का मौका देता हूँ। दृश्य बदलता है। हवा के झोंके ने बास्करविल के ट्रेनिंग ग्राउंड पर धूल उड़ा दी। शुरुआत में ही एडोल्फ ने घमंड से कहा कि वो मेरे साथ नरमी से पेश आएंगे। मैंने सहमति जताई, लेकिन दिल में सोचा अगर मैं तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखा दूं तो शायद तुम बेहोश हो जाओगे। तभी देखा एडोल्फ ने हाथ उठाया और उनकी हथेली में अर्थ मैजिक जमा होने लगा। कुछ ही देर में एक बेसिक शेप का जग तैयार हो गया। फिर फायर और वाटर मैजिक भी जुड़ गए। पास में खड़ी केम भी हैरान थी कि उसके चाचा पानी, आग और मिट्टी तीनों एलिमेंट्स के मैजिक को एक साथ नियंत्रित कर सकते हैं। पल भर में उन्होंने पानी से भरा एक जग तैयार कर लिया। उन्होंने घमंड से कहा कि वो इस जग को अपने सिर पर रखकर मेरे साथ लड़ेंगे। अगर मैं इससे एक बूंद पानी भी गिरवा सका तो मैं जीत जाऊंगा। इस शर्त को देखकर मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि मेरे पिछले जन्म में ही एडोल्फ एक मुश्किल प्रतिद्वंद्वी थे। सीधी लड़ाई में जीत की संभावना सिर्फ 10% थी और छिपकर हमला करने पर 50%। शायद अब भी एडोल्फ की ताकत और काबिलियत को समझने का एक अच्छा मौका है। लेकिन क्या ये युगो का तरीका नहीं है कि एडोल्फ के हाथों मेरी परीक्षा ली जाए? इसलिए मुझे पूरी ताकत लगाने की जरूरत नहीं, बस पिता की उम्मीदों के मुताबिक काम करना होगा। मैंने आगे बढ़कर जोर लगाया, डैगर निकाली और एडोल्फ की ओर दौड़ पड़ा। अचानक मेरी छोटी सी प्रेमिका ने मुझे चिल्लाकर चेतावनी दी, बिल्कुल भी सामने से हमला मत करना। पता चला कि एडोल्फ ने स्वॉर्डमैन से निपटने का तरीका पहले ही सोच लिया था। वो बेहद मजबूत डिफेंस शील्ड का इस्तेमाल करेंगे। आम डैगर उसे तोड़ नहीं सकती। लेकिन मुझे समझने का मौका नहीं मिला। मैंने बास्करविल की पहली आर्ट का हमला कर दिया, लेकिन मेरा हमला ऐसा लगा जैसे किसी मजबूत लोहे पर वार किया हो। उल्टे झटके ने मुझे पीछे धकेल दिया। एडोल्फ ने देखा कि मैं उनकी डिफेंस नहीं तोड़ पा रहा हूं तो मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं अपनी हैसियत नहीं जानता। साथ ही वो फायर स्पेल पढ़ने लगे। उनके सिर के ऊपर बड़ी बड़ी फायर बॉल्स जमा होने लगी। अगले ही पल उन्होंने उन बॉल्स को मेरी ओर फेंक दिया। मुझे डैगर से बचाव करते हुए पीछे हटना पड़ा, लेकिन इस बार केम ने उन्हें डांटा कि वो एक्स्ट्रा मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे एडोल्फ को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी भतीजी किस तरफ है। उस वक्त यूगो ने देखा कि एडोल्फ के हमले की रफ्तार भले ही तेज हो, लेकिन उससे बचा नहीं जा सकता ऐसा नहीं था। लगता था कि उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। देखते हैं कि ये छोटा शिकारी कुत्ता आखिर कर क्या पाता है। लेकिन फिर भी पिछले जन्म की यादों ने मुझे बताया कि एडोल्फ को हराना नामुमकिन नहीं है। 8 साल के प्रतिद्वंद्वी को देखकर वो जरूर कुछ दिनों के लिए आराम से रहेंगे। अगर उनकी 2 कमजोरियों को पकड़ लिया जाए तो उन्हें मार भी सकते हैं। ये कहकर मैं फिर से उठा और डैगर उठाकर मैजिक शील्ड पर लगातार हमला करने लगा। एडोल्फ ने मुझे समझाते हुए कहा कि मैं अपनी ताकत बर्बाद न करूं। तुम्हारी डैगर कभी भी मेरी शील्ड को नहीं भेद सकती। लेकिन उनकी बात खत्म होते ही अगले ही पल मैजिक शील्ड मेरे लगातार हमलों से सचमुच में दरकने लगी। इसके लिए एडोल्फ मेरे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता से प्रभावित हुए। मैं 99 हमले एक ही जगह पर सही निशाने पर लगा सका और मेरा आखिरी वार करते ही मेरी डैगर इतना दबाव नहीं झेल पाई और टूट गई। एडोल्फ ने एक बड़े की तरह मुझे समझाते हुए कहा, तुम्हें अपनी डैगर और मेरी शील्ड की मजबूती का ख्याल रखना चाहिए था। एक ही लक्ष्य पर ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी कौन है। तभी पास में खड़े पिता और केम हैरान रह गए, क्योंकि उस वक्त जो एडोल्फ मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे उनके सिर के ऊपर रखे जगह से पानी टपकने लगा। असल में जब उन्होंने मेरी टूटी हुई डैगर देखी तो सतर्कता कम करके अपना मैजिक डिफेंस शील्ड हटा लिया। तभी मुझे मौका मिला कि मैं अपनी टूटी डैगर को जग में घोंप दूं। इसका मतलब था कि मैं इस काबिलियत की परीक्षा में पास हो गया हूं। उस वक्त केम का चेहरा लाल था। उसकी निगाहों में सिर्फ पूजा भाव था। वो लगातार मेरे साथ शादी करने के ख्यालों में खोई हुई थी। युगो बहुत ज्यादा उत्साहित थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनका पाला हुआ कुत्ता उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। इस दुनिया की ग्रेजुएशन परीक्षा थी अपने सदस्य से भी बड़े एक मॉन्स्टर का शिकार करना। इतने खूंखार बुलबियर के सामने होने के बावजूद परीक्षार्थियों की आंखों में एक पल की भी डर नहीं झलक रहा था। वक्त तेजी से बीता। 7 साल बाद पुराने टेंट पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ रही थी। आज नई पीढ़ी के खानदानी शिकारी कुत्तों की ग्रेजुएशन परीक्षा थी। परीक्षा का सवाल था इस पाले हुए बुलबियर को मारना। यही उनकी आखिरी परीक्षा थी, जिसमें पास होने पर ही वो ग्रेजुएट हो पाएंगे। बास्करविल के ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहले के मासूम बच्चे अब जोशीले किशोर बन चुके थे। उनकी तेज निगाहें देखकर ही पता चल जाता था कि वो एक काबिल शिकारी कुत्ता बन चुके हैं। अचानक बुलबियर लगाम तोड़कर भीड़ की ओर दौड़ पड़ा। इतने खूंखार बुलबियर को हराने के लिए उन्हें अपनी पूरी सीखी हुई आर्ट दिखानी पड़ेगी, तभी वो उससे लड़ पाएंगे। तभी एक स्टूडेंट ने बुलबियर के सींग पर एक तीर मारा, लेकिन बुलबियर ने अपनी मोटी खाल और ताकत की वजह से उनकी पूरी पंक्ति को तोड़कर रख दिया। पास खड़े ट्रेनर ने देखा कि स्टूडेंट को दिक्कत हो रही है तो तुरंत चिल्लाया, अपने से ताकतवर दुश्मन से लड़ते वक्त हमेशा हमला नहीं करना चाहिए। उसकी ताकत से बचो और उसकी कमजोरी पकड़कर एक ही बार में उसे खत्म करो। उस वक्त मैदान के पीछे से 3 परछाइयां तेजी से ऊपर उछली। इन तीनों ने अपनी जन्मजात तालमेल का इस्तेमाल करते हुए बास्करविल की दूसरी आर्ट दिखाई। उनकी स्वॉर्ड्स ने एक साथ मिलकर बुलबियर मॉन्स्टर के शरीर को चीर दिया। वही ट्राइडेंट जिन्हें मैंने हराकर दुश्मन बना लिया था, वो अब अनजाने में ही मेरे साथी बन गए थे। आज की टीम वर्क में उनकी भूमिका बहुत अहम थी।
पास खड़े ट्रेनर भी उनके एक साथ मिलकर लड़ने की क्षमता से हैरान रह गए। तभी गंभीर रूप से घायल बुलबियर ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन मौका देखकर छोटे शिकारी कुत्तों ने एक साथ मिलकर उस पर हमला बोल दिया। ट्रेनर भी इस बैच के स्टूडेंट की ताकत से इतने प्रभावित हुए कि अनजाने में तालियां बजाने लगे। इस ग्रेजुएशन परीक्षा के बाद सभी की काबिलियत को मिनिमम एक्सपर्ट लेवल मान लिया गया। अब तक 7 साल लंबी कठोर ट्रेनिंग खत्म हो गई। ट्रेनर ने सभी को चेतावनी दी, पहले जिन मॉन्स्टर्स से तुम लड़े हो वो सब खानदान द्वारा पाले हुए थे। रेड फेदर ब्लैक माउंटेन्स के जंगली मॉन्स्टर्स से वो बिल्कुल अलग हैं। मैं भी उन बूढ़े और जिद्दी लोगों से नहीं लड़ सकता, इसलिए हमेशा सबसे ज्यादा सतर्क रहो, क्योंकि मौत सोच से ज्यादा आसानी से आ सकती है। बस यही सब था। तुम सबको ग्रेजुएशन की बधाई, भविष्य में तुम्हारा भाग्य अच्छा रहे। फिर सभी ने अपने आने वाले करियर को चुनना शुरू कर दिया। बास्करविल खानदान में 7 नाइट टीम है, सर्विलांस, स्काउट, डिफेंस, असैसिन, सप्रेशन, फुल वॉरफेयर वगैरह। अचानक पास से एक आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है वो मॉन्स्टर कौन सा प्रोफेशन चुनेगा? सुना है उसने अकेले ही हमसे कहीं ज्यादा बड़े ब्लडविड को हरा दिया था। उस वक्त मैं भी सोच में पड़ गया। अब मेरी काबिलियत मिड लेवल मास्टर की है। इन 7 सालों में मैं सिर्फ लो लेवल से मिड लेवल तक पहुंच पाया हूं। हालांकि पिछले जन्म की तुलना में ये उस 30 साल की उम्र वाले मेरी ताकत से भी आगे है, लेकिन गति मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा धीमी रही। तभी अचानक मैनेजर आ गया। खुशी खुशी उसने मुझे ग्रेजुएशन की बधाई दी और कहा कि पिता मुझे किसी काम के लिए बुला रहे हैं। शायद युगो ने मेरे 15 साल के होने पर पहला काम तय कर दिया है। दृश्य बदलता है। मैं युगो के स्टडी रूम में पहुंच गया। उस वक्त मैंने देखा कि उनकी नाक पर चोट है। मैंने पूछा कि उनके चेहरे पर यह स्वॉर्ड का निशान कैसे आया। उन्होंने निशान को छूते हुए गहराई से कहा, यह स्कारलेट ब्लैक लैंड में बर्बर लोगों को जीतते वक्त एक बर्बर महिला स्वॉर्डमैन ने मुझे दिया था, लेकिन मैंने भी उसके चेहरे पर ऐसा ही निशान छोड़ा था। उस वक्त मैंने दिल में सोचा कि शायद वो मेरे लिए कोई काम तय करने वाले हैं। पिछले जन्म को याद करते हुए मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ था कि मुझे तुरंत रेड फेदर ब्लैक माउंटेन्स भेज दिया गया था। मैं 30 साल तक जान और मौत के बीच झूलता रहा। मुझे बिना किसी आराम के तुरंत वॉरफील्ड में भेज दिया गया था, क्योंकि एक गैर कानूनी संतान होने के नाते मैं शुद्ध खून वाले बच्चों की तरह अभिजात वर्ग का मैनेजमेंट और ट्रेनिंग नहीं पा सकता था। लेकिन युगो की अगली बात सुनकर मैं चौंक गया। बेटा, तुम अंडर हॉस्पिटल वाली जगह क्यों नहीं आजमाते? मैंने समझने का नाटक करते हुए पूछा। अंडर हॉस्पिटल का पद क्या होता है? पिता ने समझाया, अंडर हॉस्पिटल का मतलब है बास्करविल खानदान के एरिया मैनेजमेंट में मदद करना। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? मैंने कहा कि मैं इसे स्वीकार करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरी एक शर्त है। मुझे एक फंड की जरूरत है। ये सुनकर मैनेजर डर गया, क्योंकि पिता अपने पैसों के लिए बहुत मशहूर है। तभी मैंने कहा कि अगर मेरी मांग ज्यादा है तो कोई बात नहीं, लेकिन युगो ने बिना एक पल की हिचकिचाहट के मेरी मांग पर मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि उनका बेटा कोई बेवकूफी नहीं करेगा। मैंने बाहर से सख्ती दिखाई, लेकिन दिल में सोचा, चाहे कितनी भी बार सुन लूं, मैं उनके मुंह से बेटा सुनकर अभी भी अजीब महसूस करता हूं। जब मैं स्टडी रूम से बाहर निकला तो मैनेजर ने चुपके से मुझसे कुछ सच्ची बातें कही। क्योंकि तुम्हारी काबिलियत इतनी शानदार है, मुखिया तुम पर बहुत भरोसा करते हैं और तुम्हारी कद्र करते हैं, इसीलिए तुम्हें वॉरफील्ड में भेजने से पहले तुम्हें वाइस चीफ नियुक्त किया गया है। तुम्हारे गवर्नर के अधिकार बहुत बढ़ जाएंगे, यहाँ तक कि कुछ शुद्ध खून वालों से भी ज्यादा। ये सुनकर मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मैंने कहा कि मैं अभी निश्चित नहीं हूँ कि इस पद के लायक हूँ या नहीं। हालांकि ये बात मेरे लिए बिल्कुल अच्छी है। मैं वाइस चीफ के अधिकार का इस्तेमाल करके अपनी आर्ट को और सुरक्षित तरीके से निखार सकता हूँ, लेकिन मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिलचस्पी नहीं है। जो भी हो, मेरे पिछले जन्म की यादें मिटी नहीं है। मुझे अब भी याद है कि फांसी के तख्ते पर मेरा सिर लुढ़कते वक्त कैसा महसूस हुआ था। मैं तुम्हें भी ऐसा ही एहसास करवाऊंगा। बास्करविल युगो। दृश्य बदलता है। बास्करविल सीमा पर बसे एक शहर के ऊंचे मोटे फोर्ट के अंदर एक मोटा मैनेजर नौकरों को डांट रहा था कि जल्दी से सफाई करो, कल एक नया गवर्नर आने वाला है। वो बास्करविल खानदान से है, इसलिए बहुत सावधान रहना होगा। जब मैनेजर चला गया तो 2 नौकर आपस में बात करने लगे कि नया गवर्नर कैसा होगा। उन्हें उम्मीद थी कि वो हमारे शहर को ठीक से चला पाएगा, लेकिन दूसरे साथी ने उसका मजाक उड़ाया। वो तो सिर्फ एक 15 साल का नौसिखिया बच्चा है। लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 15 साल का मैं पहले ही आ चुका हूँ। तभी बातें करते हुए उनकी नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने जल्दी से मुझे पकड़ लिया और कहा, किसका बच्चा है तू? ये तेरे घूमने की जगह नहीं है। मैंने तुरंत एक डरावनी नजर से देखा। तुरंत अपना हाथ हटा लो। अगले ही पल मैंने अपनी नियुक्ति पत्र निकाला। उन्होंने मेरी बेअदबी को पहली बार माफ किया। ये देखकर वो शर्मिंदा होकर मुस्कुराए और कहा कि उन्हें पहचानने की गलती हुई। मैं फोर्ट के अंदर की ओर चल पड़ा। साथ ही उन्हें तुरंत औरतें और वाइन तैयार करने का हुक्म दिया, क्योंकि मैं एक भव्य पार्टी करने वाला था। दोनों नौकर वहीं खड़े रह गए, हैरानी से उबर नहीं पा रहे थे। शाम की किरणें ढेर सारे स्वादिष्ट खाने पर पड़ रही थी। बुलाए गए मेहमानों की भीड़ से पहले के सुनसान फोर्ट में जान आ गई थी। इसके उलट भ्रष्टाचार शहर के सचिव का चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। आते जाते दृश्य को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नया गवर्नर भी इतना भ्रष्ट व्यक्ति निकला। वो शहर के भविष्य को लेकर चिंतित हो गया। क्या बास्करविल खानदान में कोई योग्य व्यक्ति ही नहीं बचा? अचानक एक आवाज युगो के पीछे से आई, आप ही इस शहर के मुख्य सचिव हैं, है ना? उस वक्त युगो हकलाते
हुए बोला, आप कब अंदर आए? जाहिर है वो मेरे सामने बुरी तरह घबरा गया था। तभी मैंने अपना परिचय दिया, मैं नया एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, अब आप मेरे असिस्टेंट होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी लगन से मेरी मदद करेंगे। फिर मैंने कहा कि आते वक्त मैंने आपका रिकॉर्ड चेक कर लिया है, आप इस भ्रष्ट शहर में पैदा हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आप जैसे लोगों के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है। मैंने कहा कि मैं दखल नहीं दूंगा कि आप काम कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप अपना काम ठीक से करते रहेंगे। उस वक्त युगो को लगा कि सामने का ये बच्चा उसकी सोच से कहीं ज्यादा समझदार है, और वो तो पार्टी कर रहा था ना, यहाँ कैसे आ गया? तभी मेरे एक वाक्य ने उसे हकीकत में वापस ला दिया। कानून की किताब में लिखे हर नियम में बुनियादी तौर पर छोटे छोटे छेद हैं। इसी वजह से कितनी ही इल्लीगल कंपनियां खुल गई हैं। यहाँ तक कि अंडरग्राउंड इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन भी कानून से ऊपर उठ गए हैं। मैंने कहा कि सिर्फ इल्लीगल बिजनेस बंद कराने से समस्या नहीं सुलझेगी, इन अंडरग्राउंड धंधों के सरगनाओं को खत्म करना होगा। मैंने युगो से कहा, एडमिनिस्ट्रेटर का काम कानून बनाना और उसे लागू करना होता है। मैं पहले से चल रहे कानून नहीं बदलूंगा, बल्कि उसी के आधार पर एक नया कानून बनाऊंगा। और मैंने वादा किया कि एक हफ्ते के अंदर सारी इल्लीगल कंपनियों को बंद कर दूंगा। लेकिन चूंकि मैं उम्र में छोटा हूं, मेरे मुंह से निकली बात पर शायद कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए मुझे एक ड्रामा करना होगा ताकि इस भ्रष्ट शहर के सारे लोग मेरी बात माने। युगो हैरान था, क्या ये कोई 15 साल का बच्चा सोच सकता है? अगली सुबह मैंने युगो को नया कानून जारी करने का नोटिस भेजने को कहा। सब लोग शहर के सेंटर में जमा हो गए। मंच पर खड़े नए और अनुभवहीन एडमिनिस्ट्रेटर को देखकर नीचे खड़े लोगों ने तिरस्कार भरी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। असिस्टेंट युगो को भी आज के इस फैसले पर भरोसा नहीं था, लेकिन काम तो करना ही था। मैंने कहा, मैं नया एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, भले ही एडमिनिस्ट्रेटर बदल गया है, लेकिन बास्करविल खानदान के कानून जारी रहेंगे और पहले से भी ज्यादा सख्ती से लागू होंगे। जो कोई भी कानून तोड़ेगा उसे सख्त सजा मिलेगी। इतना सुनकर नीचे खड़े लोगों को लगा कि ये तो वही पुरानी बात है, नया अधिकारी बस दिखावा कर रहा है, आखिर में कुछ नहीं होगा। युगो गुस्से में चिल्लाया, ये बास्करविल खानदान के साहब हैं, क्या तुम सबकी जान बेकार लगती है? मैंने सोचा, मैं तो सच में युगो को ये पद दे देना चाहता हूँ। इतनी बातें करने से बेहतर है कि उन्हें थोड़ा डर दिखाया जाए। मैंने तुरंत एक लकड़ी की स्टिक निकाली। सबको लगा कि सजा अब मिलेगी, लेकिन मैंने बस थोड़ा जोर लगाया और वो स्टिक जमीन में घुस गई। उस वक्त वहां मौजूद दर्शक हैरान रह गए। किसी ने सोचा नहीं था कि एक 15 साल के बच्चे में इतनी ताकत हो सकती है। मैं अब एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर पहला कानून जारी करता हूँ, विजुअल स्पेशल लॉ सेक्शन 1 सब सेक्शन 1। अगर कोई इस लकड़ी की स्टिक को जमीन से निकाल लेगा तो उसे कानून के तहत 10 करोड़ सोने के सिक्के इनाम में मिलेंगे। उस वक्त शायद मेरी ताकत से हैरान लोगों को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अगले ही पल पूरे स्क्वायर में आश्चर्य की आवाजें गूंज उठी। लोगों को लगा कि मैं पागल हूं, या बस एक स्टिक निकालने से 10 करोड़ मिल सकते हैं। इस दुनिया के लोगों को लॉटरी खेलने की जरूरत नहीं, बस जमीन में घड़ी इस स्टिक को निकालना है और आजीवन खर्च करने लायक दौलत मिल जाएगी। असल में अभी अभी मैंने इस भ्रष्ट शहर में एडमिनिस्ट्रेटर का पद संभाला था। इस भ्रष्ट शहर को नया रूप देकर इसे बास्करविल का प्रमुख शहर बनाने के लिए मैंने विजुअल स्पेशल लॉ सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 जारी किया। अगर कोई इस स्टिक को निकाल लेगा तो उसे 10 करोड़ सोने के सिक्के मिलेंगे। नतीजा साफ था, लोग जोर से हंस पड़े। आखिरकार 10 करोड़ सोना तो ये आम लोग अपनी पूरी जिंदगी में देख भी नहीं पाते। यहाँ तक कि मुख्य सचिव युगो भी मेरे इस कदम से घबरा गया। मैं समझता था कि इस भ्रष्ट और लोगों के तड़पने वाले माहौल में उनका भरोसा जीतना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैंने सीधे विजुअल स्पेशल लॉ सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 जारी किया। अगर कोई इस स्टिक को निकाल लेगा तो उसे 100 करोड़ सोने के सिक्के मिलेंगे। नीचे खड़े लोगों को लगा कि उनकी इज्जत और स्वाभिमान का अपमान हुआ है। गुस्सा उनके दिल में उबलने लगा। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता तो शायद वो मुझ पर हाथ भी उठा देते। पीछे खड़े युगो को इतनी शर्मिंदगी हुई कि वो जमीन में गड़ जाना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं अपने रास्ते पर अड़ा रहा। मैंने इनाम बढ़ाकर 1000 करोड़ कर दिया। उस वक्त नीचे खड़े लोग जो अभी तक मजाक उड़ा रहे थे, अचानक मेरे इस कदम से स्तब्ध रह गए। अगर पहले के 2 इनाम नए एडमिनिस्ट्रेटर के लोगों को डराने का तरीका थे, तो क्या ये 1000 करोड़ बहुत ज्यादा नहीं था? नीचे खड़े लोगों का मन थोड़ा ललचाने लगा था, लेकिन जब उन्होंने मेरी कमर पर लटकती स्वॉर्ड देखी तो उन्होंने अपना विचार बदल दिया। युगो भी दौड़कर मेरे पास आया और मुझे रोकने लगा। उसे लगा कि मेरा मजाक बहुत बड़ा हो गया है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। तभी फूल बेचने वाली एक छोटी लड़की ने हाथ उठाया। उसने कहा कि वो कोशिश करना चाहती है। पास खड़े एक बूढ़े ने उसे समझाया कि ऐसी मूर्खता न करे। लड़की ने कहा कि उसकी माँ बीमार है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए उसे ये मौका जरूर आजमाना चाहिए। लड़की डरते डरते मेरे सामने आई। उसके दिल में सोच थी, शायद वो मुझे नहीं मारेगा, अगर मैं स्टिक निकाल लूं तो शायद मुझे कुछ सिक्के दे देगा। तभी मैंने गंभीर आवाज में लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, जल्दी करो, जब मंच पर आ गए हो तो कानून का पालन करना होगा, नहीं तो सख्त सजा मिलेगी। उस वक्त लड़की के पास कोई और चारा नहीं था। वो नीचे झुकी और अपने हाथों से स्टिक को कसकर पकड़ लिया, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि लड़की ने बस थोड़ा सा जोर लगाया और स्टिक निकल आई। उस वक्त नीचे खड़े लोग भी स्तब्ध रह गए। लड़की डरी हुई मेरी ओर देख रही थी और उस वक्त मेरे पूरे शरीर से हत्या की इच्छा का भाव निकल रहा था, क्योंकि मुझे इस विलन की भूमिका को आखिर तक निभाना था। इसलिए मैंने अपनी स्वॉर्ड निकालने का नाटक किया। ये देखकर लड़की को अपना जोखिम उठाने पर पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो सोच रही थी कि अगर वो मर गई तो उसकी बीमार माँ की देखभाल कौन करेगा। लेकिन अगले ही पल लड़की के सिर पर जो चीज पड़ी वो ठंडी स्वॉर्ड नहीं बल्कि मेरा गर्म हाथ था। मेरे हाथ में सच में सोने से भरा एक बैग था। मैंने कहा,
ये सिर्फ कुछ हिस्सा है, बाकी का इनाम मैं आज के अंदर गार्ड के जरिए भिजवा दूंगा। फिर मैंने लड़की के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे दिलासा दिया, तुम बहुत बहादुर हो। फिर लोगों से कहा, ये है स्पेशल लॉ का पालन करने का फायदा। नीचे खड़े लोगों को लगा कि उन्होंने एक जिंदगी भर का मौका गंवा दिया। उस दिन के बाद एक आसान सी सीख लोगों के दिलों में गहरे उतर गई। जब तुम कानून का पालन करते हो तो तुम्हें इनाम मिलता है, लेकिन जब तुम कानून तोड़ते हो तो तुम्हें सख्त सजा मिलती है। शहर में अपराध की दर आधी हो गई। उस वक्त पैलेस के अंदर युगो इस तरीके की कामयाबी से बहुत खुश था। उसने कहा कि 20 साल के काम में उसने कभी इतनी आसानी नहीं देखी। मैंने कहा, जब लोग कानून को हल्के में लेते हैं और उस पर भरोसा नहीं करते तो तुम उन पर जबरदस्ती राज नहीं कर सकते। पहले उनका भरोसा जीतो, एक अच्छी इमेज बनाओ। अचानक युगो ने आंखें ढककर जोर से रोना शुरू कर दिया। असल में जब उसने पहली बार मुझे देखा था तो उसने मुझे नीची नजर से देखा था, लेकिन अब सिर्फ दूसरे दिन ही मैंने इतना अच्छा नतीजा पा लिया था। वो सच में प्रभावित था। उसने आसमान की ओर हाथ उठाकर कसम खाई कि अब वो हमेशा मेरे पीछे रहेगा। असल में ये तरीका पिछले जन्म में केम ने लागू किया था, लेकिन चूंकि उसका स्वभाव एडमिनिस्ट्रेशन के बाद बहुत उग्र हो गया था, भले ही उसने ये कानून बनाया लेकिन उसे लोगों का प्यार कभी नहीं मिला। लेकिन मैंने युगो से कहा, अभी ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि असली लड़ाई तो अभी शुरू होने वाली है। मैंने शहर का मैप खोलते हुए कहा, चूंकि हमने इनाम के लिए 1000 करोड़ सोने के सिक्के दे दिए, अब हमें उन्हें वापस लाने का रास्ता ढूंढना होगा। फिर मैंने तेजी से मैप पर 10 से ज्यादा निशान लगा दिए और ये सभी जगहें थीं वो जहां इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन के अड्डे थे। मैप देखकर युगो हैरान रह गया। ये तो सारे इल्लीगल गिरोहों के मुख्य ठिकाने हैं। मैंने तो पूरी जिंदगी इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन इनमें से कुछ तो मैंने कभी देखे भी नहीं है। फिर उसने मुझसे पूछा कि मैं इतनी साफ जानकारी कैसे जुटा पाया। मैंने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, इसकी बदौलत सूंघ कर। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस वीडियो में 2000 कमेंट आते हैं और 1000 लोग हाइप करते हैं तो इसका अगला पार्ट 1 घंटे का आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।